So today basically we planned for the external oriented cost management techniques. अगर आप अपने सिलेबस को ICMA की वेबसाइट से देखें तो उसके अंदर कॉस्ट प्लानिंग, कॉस्ट एनालिसिस, कॉस्ट मैनेजमेंट और उसके बाद ये एक्सटर्नल ओरिएंटेड कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स, ये एक पोर्शन है और मैंने भी आपकी ICMAP की सिलेबस के हिसाब से सेशंस में डिवाइड किया था। 13 सेशंस बनाए थे और 13 सेशंस में वन ऑफ द सेशन इसी चीज का बनता था। बट यू नो एंड मी नो एज वेल कि वो जो एक सेक्शन है वो बड़ा छोटा था, उसके अंदर वैल्यू चेन एनालिसिस का एक वर्ड है, एक टेक्निक है और उसके अंदर एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो कि तकरीबन वैल्यू चेन से ही मिलता जुलता है, वैल्यू चेन या सप्लाई चेन वो भी उसी से मिलता जुलता है। और उसके बाद आउटसोर्सिंग समथिंग लाइक दैट, वो भी खैर उसी का कनेक्टिंग एक हिस्सा ही है। तो ये ऐसे आइटम्स हैं जो अभी मैं आपसे सिर्फ 10 मिनट बात करूंगा तो ऑब्वियसली वो आइटम्स कवर हो जाएंगे और उसका पास पेपर में क्वेश्चन भी नहीं मिलता। सो दैट्स व्हाई मैंने स्टडी प्लान में रखा हुआ था, लेकिन उसमें मेरा यही प्लान था कि इस एक दिन का फायदा उठाते हुए हम अगर पिछले पेंडिंग कुछ इश्यूज होंगे तो हम वो कर लेंगे। तो let me begin with the book। तो ये मैं आज आपको जो बुक है उसमें से सप्लाई चेन मैनेजमेंट के सिर्फ 2 सफ़े हैं। कैपलान की बुक है सीमा P2 की, उसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट के सिर्फ 2 सफ़े हैं और उसके अंदर जो वैल्यू चेन एनालिसिस है उसके भी तकरीबन 2 ही सफ़े हैं। तो हम जरा क्विकली जस्ट फॉर अ रिमाइंडर एंड जस्ट फॉर अ रिफ्रेश, कल अगर कभी इसमें से कोई MCQ आ जाए, मैं कोशिश करूंगा इसके MCQs तलाश करके और शायद 2 4 5 तो निकल ही आए, ज्यादा नहीं निकलेंगे तो 10 एक MCQs आई विल ट्राई कि मैं प्रैक्टिस पोर्टल में आपके लिए छोड़ दूं ताकि आपका ये थ्रू MCQs पे एक दफा रिवाइज हो जाए। तो वैल्यू चेन, तो वैल्यू चेन क्या है, हम यहाँ से एक दफा गुजार लेते हैं इसको। वैल्यू चेन इज लिंक्ड सेट ऑफ वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटीज। लिंक्ड सेट ऑफ, अब चेन से साफ जाहिर हो रहा है कि चेन बेसिकली लिंक्ड, जब आप लिंक करते हैं एक को दूसरे के साथ चेन बन जाती है। किस चीज की चेन है? वैल्यू की चेन है, वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटीज की चेन है। तो नाम से ही जाहिर हो गया कि बेसिकली वैल्यू चेन में हम एक कनेक्टिंग एक्टिविटीज जो कि वैल्यू ऐड कर रही हैं उसके बारे में डेफिनेटली हम पढ़ रहे हैं कि वो कौन सी एक्टिविटीज हैं, वो कौन सी कनेक्टिंग एक्टिविटीज हैं जो एक दूसरे के साथ लिंक्ड भी हैं और जो हर एक्टिविटी के साथ वैल्यू ऐड करती है टुवर्ड्स दी फाइनल प्रोडक्ट। तो वो एक्टिविटीज कौन सी हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक रॉ मटेरियल सोर्स और कंपोनेंट सप्लायर, तो सप्लायर से लेकर अल्टीमेटली कस्टमर को डिलीवर करने तक। आपने रॉ मटेरियल या सप्लायर थे, वहां से लेकर प्रोक्योरमेंट से लेकर अल्टीमेटली जो कस्टमर को आपने गुड्स डिलीवर करने हैं, तो उस तक जो कनेक्शन बनता है, जो लिंक्ड एक्टिविटीज बनती हैं, वो वैल्यू चेन एनालिसिस का हिस्सा है, वैल्यू चेन का हिस्सा है। अब उसमें एनालिसिस का वर्ड जो है वो हमने ऐड किया है कि फ्रेंड्स मोस्टली जो है वो एनालिसिस और मैनेजमेंट और दिस एंड दैट वो कर रहे होते हैं। तो वैल्यू चेन का पैरेलल कॉन्सेप्ट तो इतना ही है। अब करना क्या होता है जी, हमने कोऑर्डिनेटिंग करनी होती है वैल्यू चेन की ताकि हम इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ये एक वर्ड आप अपने दिमाग में वैसे ही बिठा लें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपके सर पे कस्टमर ही सवार होना चाहिए कि हम ये सारा कुछ कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हैं, क्योंकि दीज डेज कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेफिनेटली हम वैल्यू चेन एनालिसिस में क्या कर रहे होंगे, हम कॉस्ट एफिशिएंसी, क्वालिटी और डिलीवरी, यानी कि जितनी भी वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटीज हैं, हमारी कोशिश होगी कि हर वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटी में एफिशिएंसी हो, क्वालिटी हो, डिलीवरी के हमारे कंसर्न्स होते हैं, सो दैट अल्टीमेटली हम तमाम एक्टिविटीज को ज्यादा एफिशिएंटली लोअर कॉस्ट पे देन इट्स कंपैरेटर, सो दैट हमें कंपैरेटिव एडवांटेज मिले। मेरे ख्याल में इतनी बात पढ़ लेना और इतनी बात समझ लेना काफी है, क्योंकि ये कॉमन सेंस स्टाफ है। बाकी अब आपको इंडिविजुअली पता जरूर होना चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या पता होना चाहिए? आपको ये पता होना चाहिए कि इन वैल्यू चेन एक्टिविटीज में क्या कुछ आता है,
तो यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ठीक है, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स, सर्विस, ये प्राइमरी वैल्यू चेन एक्टिविटीज है, लिंक्ड है एक दूसरे के साथ। फिर उसके बाद जो सेकेंडरी हैं, जो सपोर्ट एक्टिविटीज हैं, वो प्रोक्योरमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और फार्म इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बेसिकली हमें क्विकली एक दफा बस चारों का पता होना चाहिए कि इनबाउंड लॉजिस्टिक्स क्या होता है, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स क्या होता है, एंड दैट शुड बी एनफ। कल अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो हम उस क्वेश्चन को हैंडल कर लेंगे। तो इसके अंदर इनबाउंड लॉजिस्टिक्स क्या है जी, which entails receiving, storing, material handling, warehousing, inventory control, vehicle scheduling, return to the supplier। तो ये आपकी इनबाउंड लॉजिस्टिक्स है। इनबाउंड से नजर आ रहा है कि बेसिकली जो इनबाउंड मटेरियल है आपका, उसको आपने मैनेज करना है, उसकी लॉजिस्टिक्स को मैनेज करना है। फिर उसके बाद आपने ऑपरेशंस को मैनेज करना है, जिसमें ट्रांसफरिंग इनपुट्स इनटू फाइनल प्रोडक्ट फ्रॉम इक्विपमेंट, ये ट्रांसफरिंग इनपुट्स इनटू फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म, वो आपके ऑपरेशंस आ गए। इसके अंदर मशीनिंग, पैकिंग, असेंबली, इक्विपमेंट मेंटेनेंस, टेस्टिंग, प्रिंटिंग एंड फैसिलिटी ऑपरेशंस। ज्यादा से ज्यादा अगर आपको एमसीक्यू आएगा तो उसके अंदर जिस तरीके से कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का आपको तय करना पड़ता है कि ये कॉस्ट ऑफ क्वालिटी की कौन सी कैटेगरी में है, प्रिवेंशन है, अप्रेजल है, इंटरनल फेल्योर है या एक्सटर्नल फेल्योर है, तो यहाँ पे भी ज्यादा से ज्यादा अगर आपको वैल्यू चेन का सवाल आता है तो उसके अंदर आपको बस यही पूछा जा सकता है कि ये इनबाउंड लॉजिस्टिक्स है या आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स है। अब आउटबाउंड नाम से ही जाहिर है कि आपने फिनिश प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है और उसके अंदर फिनिश गुड्स, वेयर हाउसिंग, मटीरियल हैंडलिंग, ऑपरेशंस ऑफ डिलीवरी व्हीकल्स, ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड स्केड्यूलिंग। तो बड़ी आसानी से कॉमन सेंस स्टफ है, हम इजीली इसको सोच भी सकते हैं, इसको क्लासिफाई भी कर सकते हैं। मार्केटिंग एंड सेल्स, जिसमें आपने इंड्यूस करना है अपने बायर को, इंटाइस करना है, उसे उसे आपने प्रमोट करना है थ्रू एडवर्टाइजमेंट, थ्रू कोटेशंस, थ्रू चैनल्स। आपने उसकी मार्केटिंग प्रोडक्ट की और उसकी सेल्स को इंटाइस करने के लिए जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं वो आपकी ऑब्वियसली वैल्यू चेन के मार्केटिंग और सेल के कनेक्शन में आ जाएगा। और फाइनली आफ्टर सेल सर्विस है कि आपने प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया, बेच दिया, उसके बाद उसकी जो आफ्टर सेल सर्विसेज हैं वो भी वैल्यू चेन का हिस्सा है। उसके बाद सपोर्ट एक्टिविटीज यहाँ पे लिखी हुई है। सपोर्ट एक्टिविटीज में प्रिक्योरमेंट है जिसका ताल्लुक मटेरियल की परचेजिंग से है। टेक्नोलॉजी, ऊपर जो लिखा होता है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, उसका ताल्लुक लॉजिस्टिक्स को मैनेज करने से। यहाँ पे प्रिक्योरमेंट है परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल। फिर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और नाउ हाउ और उसके प्रोसीजर्स पे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है कि आपने ह्यूमन रिसोर्सेज को सेलेक्ट करना है, रिटेन करना है, प्रमोट करना है। और फिर फाइनली फार्म इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके अंदर जनरल मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, फाइनेंस, क्वालिटी मैनेजमेंट एंड प्लानिंग एक्टिविटीज आ जाती है। तो आप देखें, आप वैल्यू चेन में बीइंग अकाउंटिंग एंड फाइनेंस गाइस, आप फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। तो बेसिकली हम लोग भी वैल्यू चेन का हिस्सा हैं, बट एज अ सपोर्ट एक्टिविटी, नॉट एज अ प्राइमरी एक्टिविटी। तो अब वैल्यू चेन एनालिसिस में हम कर क्या रहे हैं, हमारी कोशिश होगी कि ये तमाम एक्टिविटीज हमने लिंक्ड वे में, कोऑर्डिनेटेड वे में इस तरीके से करनी है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो, कॉस्ट एफिशिएंसी हो, क्वालिटी इंश्योर करें। तो हम हर एक्टिविटी में इनबाउंड लॉजिस्टिक्स को भी एनालाइज करेंगे कि कहाँ पे पैसे बचाए जा सकते हैं, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स को भी देखेंगे कि कहाँ पे एफिशिएंसी लेके आई जा सकती है, ऑपरेशंस में देखेंगे। तो बेसिकली बस ये आपको एक सॉर्ट ऑफ यूं समझ लें कि वैल्यू चेन का कॉन्सेप्ट आपको ऐसी कैटेगरीज दे रहा है जिन कैटेगरीज में आपने सोचना है कि किधर आप किस एक्टिविटी में कॉस्ट को बचा सकते हो, एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकते हो और क्वालिटी लेके आ सकते हो और कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेके आ सकते हो। बेसिकली आप देखो तो कोई भी टूल यही करता है आपको कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी रिपोर्ट आपके 4 चीजों पे ध्यान दिलवाती है। वैल्यू चेन आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चीजों पे ध्यान करने को कह रही है। अगर आप लाइफ साइकिल कॉस्टिंग पढ़ रहे हो तो वहां पे लाइफ साइकिल की जो स्टेजेस हैं तो वो कहते हैं हर स्टेज में ध्यान रखें इस कॉस्ट का। तो हर टूल आपको कोई ना कोई नई टर्मिनोलॉजी, कोई ना कोई नई कैटेगरी, कोई ना कोई नया कॉन्सेप्ट, वो 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, पेस्टल, पोर्टर मॉडल, दिस एंड दैट। तो एवरीवन कम अप विद देयर ओन आइडियाज। बेसिकली घूम फिर के बात वहीं पे आ जाती है। और मैं इसमें स्टूडेंट्स को यही कहता होता हूँ कि किसी चीज को छोड़ने की बजाय एक दफा बस उसको कॉमन सेंस में एक कॉमन वोकैबुलरी में तो डालो ना। अब वैल्यू चेन का मतलब खुद ही बता रहा है कि ये वैल्यू की चेन है और उसमें कुछ कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज हैं। तो मेरे ख्याल में इतनी बात अगर आपने पढ़ ली हो और अगर आपने पहले पढ़ी और अब अगर आपने सुन ली है तो अब आप कोई सा भी क्वेश्चन चाहे वो डिस्क्रिप्टिव आएगा या वो एमसीक्यू में आता है तो यू शुड बी एबल टू डू इट। इट्स नॉट दैट हार्ड। दूसरी चीज, और मैंने इसलिए कहा था कि ये 10 मिनट्स में तकरीबन मैं कवर कर लूंगा। दूसरी चीज
जो है वो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो अगेन ये भी मैंने सीमा की B2 की किताब से ये 2 सफ़े यहाँ पे खोले हैं और यही 2 सफ़े अब हम पढ़ लेते हैं। तो जिस तरीके से वहाँ पे एक चेन थी, उसी तरीके से यहाँ पे एक चेन है। वो वैल्यू चेन थी, ये भी वैल्यू चेन है ऑलमोस्ट, बस इसकी कैटेगरीज जो हैं वो दूसरी हैं। सप्लाई चेन भी वैसे वही होती है, एक नेटवर्क होता है बिटवीन कस्टमर्स एंड सप्लायर्स एंड बिजनेस डीलर्स, और ये भी एक पूरी चेन बनती है सप्लाई की, जहाँ से माल आ रहा है और जिसको आपने माल देना है, तो वो पूरी जो चेन बनती है वो सप्लाई चेन कहलाती है। और जब मैनेजमेंट का वर्ड लग जाता है तो उसका मतलब ये हुआ कि हमने सप्लाई चेन को मैनेज करना है। अब मैनेज क्या करना है, तो थ्रू आउट दी चैप्टर हम ये बात कर रहे हैं कि हमने मैनेज ये करना है कि हमने क्वालिटी को मैनेज करना है, हमने कॉस्ट को मैनेज करना है, हमने एफिशिएंसी को मैनेज करना है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को मैनेज करना है। तो हमारी क्या कोशिश होगी, हमारी यही कोशिश होगी कि जो सप्लाई चेन में के जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं, उसको हम किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं, उसमें कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट किस तरह लेके आ सकते हैं, उसमें कॉस्ट एफिशिएंसी किस तरीके से लेके आ सकते हैं। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट फिर ये बन जाएगी। तो वर्ड्स के कॉमन मीनिंग से पकड़ा करें, साथ मैनेजमेंट के वर्ड के कॉमन मीनिंग से पकड़ा करें, दोनों को मिला के खुद से भी कोई कहानी आप बना सकते हैं। हाँ, एमसीक्यू में अलबत्ता कहानी बनाने का मार्जिन नहीं मिलता, क्योंकि अगर आपको एग्जैक्ट पता है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कौन सी कैटेगरीज है, तो फिर ही आप जवाब दे सकते हो, अदरवाइज आप जवाब नहीं दे सकोगे। तो सप्लाई चेन का इशू जो है वो आजकल काफी इंपॉर्टेंट होता जा रहा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, सी पैक एंड दिस एंड दैट। तो बेसिकली सप्लाई चेन मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बनती जा रही है। और अब वो दौर गुजर गए जहाँ पे बायर और सेलर एक ही जगह पे होता था, अब जियोग्राफिकली डिस्पर्स हैं। तो आपने सप्लाई चेन को बड़ा एफिशिएंटली मैनेज करना होता है, क्योंकि अगर आपने सप्लाई चेन को मैनेज ना किया तो ऑब्वियसली आप अपना फर्म का जो ऑब्जेक्टिव है वो मीट नहीं कर पाओगे। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में सेवरल एरियाज आते हैं। परचेजिंग आपने अच्छी करनी है। परचेजिंग का मतलब ये है कि आपने सप्लायर के साथ क्लोजली काम करना है, उसके साथ पार्टनरशिप करनी है। सप्लायर आपका रिलायबल होना चाहिए, फास्टर होना चाहिए, और आप थ्रू यूज ऑफ आईटी सिस्टम परचेजिंग में अपनी कॉस्ट को सेव कर सकते हो। तो अगेन यहाँ पे परचेजिंग की सप्लाई चेन में जो परचेजिंग एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसमें आपने कोशिश करनी है कि आपने स्पीड, क्वालिटी, रिलायबिलिटी, कॉस्ट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इन सारों पे आपने ध्यान देना। ज़ाहिर सी बात है, अगर आपका परचेजिंग अच्छी होगी और अच्छा मटेरियल लगेगा प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट क्वालिटी का होगा और अल्टीमेटली कस्टमर ने सेटिस्फाई होना है। तो ये तो फॉर श्योर है। और अगर आपकी परचेजिंग अच्छी ना हुई तो डेफिनिटली क्वालिटी के इश्यूज आएँगे। यही चीज़ कहीं हम क्वालिटी मैनेजमेंट में भी देख रहे थे, वहाँ पे इसलिए हम सप्लायर का रिव्यू कर लेते हैं। तो क्वालिटी मैनेजमेंट में हमने कहा था कि प्रिवेंटिव मेजर है कि सप्लायर का रिव्यू करो और अच्छा सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करो। तो अब वही चीज़ सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आती है, तो वही बात हम कर रहे हैं कि परचेजिंग में आपने सप्लायर पे बड़ा ध्यान देना है, उसके साथ क्लोज़ली काम करना है, उसको आपने अपना बिज़नेस पार्टनर बनाना है, उसको केयरफुली सिलेक्ट करना है, पार्टनर बड़ा केयरफुली सिलेक्ट किया जाता है, ज़ाहिर-सी बात है। फिर उसी तरीके से इन्वेंटरीज में, अब जिस तरह हमने कल जेट पढ़ा था, तो वही जेट यहाँ पे अब इन्वेंटरीज की सूरत में यहाँ पे मौजूद है कि आपने इन्वेंटरी का एक एफिशिएंट सिस्टम बनाना है। कोशिश करनी है कि इन्वेंटरी उसी वक्त खरीदी जाए जब उसकी जरूरत है, जस्ट इन टाइम पे काम चलाया जाए, कोलैबोरेशन हो कस्टमर और सप्लायर की। इधर से कस्टमर आपको डिमांड बताया, उधर से आप सप्लायर से वो डिमांड मीट करवा दें। तो अगर इस तरह का कोऑर्डिनेटेड सिस्टम बन जाए और इंफॉर्मेशन सिस्टम शेयर हो बिटवीन कस्टमर एंड योर बिजनेस एंड द सप्लायर, तो उस शेयरिंग का फायदा ये होगा कि आपको इन्वेंटरी होल्ड नहीं करनी पड़ेगी। तो इसको आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट का भी हिस्सा कह रहे हो। उसके बाद कस्टमर ऑर्डरिंग का भी आपको ख्याल रखना है कि कस्टमर चाहता है कि वो फास्ट एफिशिएंट तरीके से ऑर्डर कर सके, और अगर वो सेटिस्फाई होगा क्वालिटी से, प्राइस से, अवेलेबिलिटी से, इन्वेंटरी से, तो डेफिनिटली कस्टमर सैटिस्फैक्शन आएगी। So one part of supply chain management is to work on customer ordering, कि कस्टमर स्मूथली ऑर्डर करे, आप उसको एज फास्ट एज पॉसिबल डिलीवर करो। और टेक्नोलॉजी ने अगेन इसको बड़ा एनेबल किया हुआ है। अब आप देख लें कि मेरे जैसा बंदा भी इस वक्त टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए कितना क्विक और कितना फ्लेक्सिबल तरीके से आप लोग को एंटरटेन करवा रहा है। मेरे पास डेली रिक्वेस्ट आती हैं, कोई नया स्टूडेंट आता है तो मुझे अब उसको डेमो देने में या उसको अपने प्रोडक्ट में एनरोल करने में सिर्फ 5 मिनट से भी ज़्यादा का वक़्फ़ा नहीं लगता। डेफ़िनेटली वो मुझे कहता है कि सर मैं देखना चाहता हूँ कि आप क्या करा रहे हैं, तो मैं उसको अपना लिंक शेयर कर लेता हूँ डेमो का। उसके बाद वो कहता है नहीं मैं जॉइन करना चाहता हूँ, तो मैं कहता हूँ जी आप जॉइन कर लो, मैं अगेन पीछे से उसको इनेबल कर देता हूँ। तो टेक्नोलॉजी हैज़ गॉन माइल्स एंड माइल्स, एंड टेक्नोलॉजी हैज़ enabled us to work for customer satisfaction। अब सिर्फ हमने टेक्नोलॉजी को एम्बेड करना है पॉज़िटिव वे में, और उसको हमने इन चीज़ों पे अप्लाई करना है। फाइनली डिलीवरी एंड लॉजिस्टिक्स है, उसके अंदर भी टेक्नोलॉजी है। आरएफआईडीज लगा दें, ट्रैकिंग होनी चाहिए, कस्टमर को बीच में लूप में रखें,
कस्टमर को बताएं कि अच्छा अब आपने जो ऑर्डर दिया था तो हमने वो वेयर हाउस से निकाल लिया है, अच्छा वेयर हाउस से निकाल के हमने उसका क्वालिटी चेक कर लिया है, अब हमने उसको डिस्पैच कर दिया, अब वो कोरियर के पास है, फिर कोरियर वाला बताए कि हमारा वो निकल पड़ा है, पहुंचने वाला है, सुबह मिल जाएगा। तो डिलीवरी और लॉजिस्टिक्स में भी अगर आप रिलायबल, फास्ट, एक्यूरेट, प्रेडिक्टेबल डिलीवरी शेड्यूल्स इंश्योर करेंगे तो आपकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट अच्छी हो जाएगी। और फाइनली आउटसोर्सिंग है कि अगर वो काम जो आपकी कॉम्पिटेंसी में नहीं आता तो आप उसको आउटसोर्स कर दो। तो आउटसोर्सिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन। और इसमें आपने आउटसोर्सिंग के लिए फिर वो एक अलग से डिस्कशन है, आपके चैप्टर में भी लिखा हुआ है कि आउटसोर्सिंग भी आपको पता होना चाहिए। तो वो आजकल बड़ा सिग्निफिकेंट ट्रेंड है। हम बड़ा फ्रीक्वेंटली अपने बिजनेस के वेरियस फंक्शंस को आउटसोर्स कर देते हैं। मार्केटिंग को कोई आउटसोर्स कर देता है, कोई अकाउंटिंग फाइनेंस को आउटसोर्स कर देता है, कोई प्रोडक्ट के डिजाइन को आउटसोर्स कर देता है, कोई पूरी की पूरी असेंबली को आउटसोर्स कर देता है। तो आउटसोर्सिंग आजकल बड़ी कॉमन है और इसमें आपको एक बस आउटसोर्सिंग और इनसोर्सिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का पता होना चाहिए। मोटी-मोटी बात यही है कि इनसोर्सिंग में यानी कि इन हाउस मेकिंग में आपका कंट्रोल ज़्यादा होता है, जबकि आउटसोर्सिंग में कंट्रोल आप लूज़ कर लेते हो। इनसोर्सिंग में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए होती है, लेकिन आउटसोर्सिंग में इन्वेस्टमेंट कम चाहिए होती है। तो वो एक प्रोस एंड कॉन्स की जो बात है, वो इनसोर्सिंग और आउटसोर्सिंग में बड़ी कॉमन सी है। आप यहाँ से पढ़ेंगे ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, लोअर रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट, इम्प्रूव्ड कैश फ्लो, तो आपको पढ़ के बिल्कुल समझ आ जाएगा। 2 सफ़े वो थे, 2 सफ़े ये हैं। मेरे ख़्याल में मेरी बात सुनने के बाद आपको शायद ये 2-2 सफ़े पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने अगर इससे पहले पढ़े हुए थे तो वो रिफ्रेश हो गया। और मैंने जिस तरह आपको कहा था कि मैं 10 मिनट्स लूँगा, तो मेरे ख़्याल में मैंने शायद 15 मिनट्स ले लिए। तो बस ये आपका जो आज के टॉपिक से रिलेटेड थोड़ी बहुत बात मैंने आपसे करनी थी वो कर ली। अब डेफ़िनिटली मैं मूव कर लूँगा सीमा की P2 किट पे, तो उसमें भी हो सकता है कोई आउटसोर्सिंग के हवाले से या स वैल्यू चेन एनालिसिस के हवाले से कोई एमसीक्यू आएगा तो हम उसको वहाँ पे देख लेंगे। वैसे मैंने आपको बताया कि मैंने तकरीबन सारे पेपर देखे हैं सीमा के P2 के, मुझे हार्डली एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मिला था और एक आधा कोई एमसीक्यू नज़र आया था। तो इसमें डेफिनिटली दिस टॉपिक इज़ नॉट दैट पॉपुलर, बट स्टिल एक आधा कोई एमसीक्यू आपको पूछा जा सकता है और उसके लिए हमने जितनी एफर्ट करनी थी वो कर ली है। ठीक है जी, आपका कोई क्वेरी है, कोई कंसर्न है, कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है तो पहले वो शेयर कर लें और उसके बाद मैं प्रोसीड करता हूँ किट पे। ये मैं शेयर नहीं कर सकता इमाद, मैं बस चलें हाँ, मैं इतना कर सकता हूँ कि मैं इसकी तस्वीर खींच के अपनी बुक से कर लूँ, क्योंकि इस वक़्त भी मैंने ना एक ई-बुक खोली हुई है। मेरे पास चूँकि कैपलन की किताबों की एक्सेस है, मैंने ई-बुक्स भी ली हुई हैं। तो ये मैंने लाइव आपके साथ एक ई-बुक खोली हुई है कैपलन की। तो ये शेयरेबल नहीं है, डाउनलोडेबल नहीं है, ये बस रीडेबल है। और मेरे पास किट की भी ये है इसकी ई-बुक और कुछ ऑनलाइन क्या वो भी हैं क्विज़ेज़ वगैरह भी। तो मैं इसको इस तरह से तो शेयर नहीं कर सकूँगा, लेकिन ये 2-2 सफ़े में आपको जो है तस्वीर खींच के शेयर कर लेता हूँ और वो काफ़ी होगी। ठीक है जी, तो आदिल पूछ रहे हैं कि आर-एन-डी सप्लाई चेन में आएगी या वैल्यू चेन में आएगी? तो आर-एन-डी तो ना सप्लाई चेन में है, ना वैल्यू चेन में है। और आर-एन-डी का मसला ये भी है कि आर-एन-डी आप वो स्टैंडर्ड भी जब पढ़ते हैं आर-एन-डी का, तो उसके अंदर रिसर्च को वैसे ही आप एक्सपेंस कर देते हो क्योंकि पता नहीं है कि रिसर्च से कोई फ़ायदा आपको होना है या नहीं होना। और डेवलपमेंट को भी आप उस वक़्त कैपिटलाइज़ करते हो जब वो सर्टेन कंडीशंस मीट करती है। तो अभी तक तो जो हमने दोनों वैल्यू चेन भी पढ़ी और सप्लाई चेन भी पढ़ी, उसमें आर-एन-डी का तो कोई एज़ सच वो नहीं आया। लेकिन आर-एन-डी का रोल इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आर-एन-डी के थ्रू ही तो आप अपने जो वेरियस प्रोसेसेस है और जो वेरियस एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर बदलाव लेके आ सकते हो। तो इन दैट मैनर तो है। अच्छा, ज़ीशान कह रहे हैं आई हैव दीज़ पेजेज़ इन सॉफ्ट फॉर्म, आई विल शेयर इफ यू परमिट। जी, बिल्कुल जी, यू हैव माय परमिशन। आप अभी या क्लास के बाद ग्रुप में ये पेजेज़ शेयर कर लीजिएगा। ज़ाहिर-सी बात है मेरा और कुछ नहीं तो
1 मिनट तो बचेगा तस्वीर खींचने का और आपसे शेयर करने का, तो आई अप्रिशिएट दैट। ठीक है जी, मैं जस्ट एक अपना मोबाइल चेक कर लूँ, टिंग टिंग हो रहा था, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, और फिर मैं आपसे P2 पे बात करता हूँ। चले, इस दौरान जिशान ने शेयर कर लिया। अच्छा, ये तो मेरे ही पिक्चर लिए हुए आपने शेयर किए हैं, ये मैंने नेशन वाइड क्लास में शेयर किए थे। इसमें बीपीआर है, इसमें सप्लाई चेन है, लेकिन इसमें ना वैल्यू चेन एनालिसिस नहीं है। ठीक है, तो वैल्यू चेन एनालिसिस मैं फिर पिक्चर में शेयर कर लूंगा। ओके जी, अब जरा मुझे थोड़ा सा एक आइडिया दें कि मैंने आपको जो आधा घंटा दिया था, उस आधे घंटे में आपने क्या किया, और आपसे क्वेश्चन हो रहे थे, आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे थे, आपको लग रहा था आपसे हो जाएंगे, आपको नहीं लग रहा था आपसे हो जाएंगे। तो ABCD टिक ऑल दैट अप्लाई। मैं आपके कमेंट्स सुनना चाहूंगा। सो जिशान कह रहे हैं जी क्वेश्चन हो रहे थे। ठीक है जी, हो रहे थे, अच्छी बात है। बाकी लोग क्या कहेंगे? आदिल अटेम्प्टेड फर्स्ट 10 क्वेश्चंस। तो पहले 10 क्वेश्चंस के आंसर्स, अच्छा आंसर्स तो मेरे ख्याल में मैंने आपको नहीं दिए हुए, तो अब आपको नहीं पता होगा कि आंसर्स क्या हैं। सर मैं पोर्टल वाले सॉल्व करता जी, मुझे पता लग गया था नुमान आप पोर्टल वाले सॉल्व करते। अच्छा जरा मैं आपके पोर्टल वाले सवाल का जवाब दे दूं जो आपने पूछा है, और मेरे ख्याल में बाकी लोगों ने भी ग्रुप में वो सवाल पढ़ा होगा। तो आ, उसमें सवाल पूछा गया था कि बैच साइजेस विद इन जिट मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट में वेल बी स्मॉलर। पहले तो इसी स्टेटमेंट को समझ लें कि जिट में बैच साइज स्मॉल होता है। क्लियर हो गया? जिट में बैच साइज स्मॉल होता है, आप बड़े बड़े बैचेस में तो बनाते नहीं है, तो बैच साइज स्मॉल होता है। अब वो ये कह रहा है बैच साइज के स्मॉल होने से कौन सी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी, और अगर वो कॉस्ट बढ़ेगी तो जाहिर बात है वो जिट की वजह से बढ़ेगी, क्योंकि जिट की वजह से बैच साइज कम हो रहा है। तो पहली बात है इंक्रीज सेटअप कॉस्ट। तो ये ऑप्शन ठीक है कि बैच साइज बढ़ने से, सॉरी बैच साइजेस स्मॉल होने से नंबर ऑफ बैचेस बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ बैचेस जब बढ़ेंगे तो सेटअप कॉस्ट बढ़ जाएगी। दूसरा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लॉस्ट प्रोडक्शन कैपेसिटी एज मशीनरी एंड वर्कफोर्स रीऑर्गेनाइज फॉर अ डिफरेंट प्रोडक्ट। अब जाहिर बात है छोटे छोटे बैच साइजेस में आप बना रहे हैं, इतने सारे बैचेस में आप बनाएंगे तो वर्कर कभी एक काम करेगा, कभी वर्क काम दूसरा काम करेगा, तो उसके अंदर स्विचिंग में अच्छी खासी प्रोडक्शन कैपेसिटी लॉस्ट हो जाएगी, तो ये भी आपको कॉस्ट पड़ेगी। और तीसरा है एडिशनल मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। सारी बात है जब छोटे छोटे बैचेस में आप बनाएंगे तो आपकी मटेरियल हैंडलिंग की कॉस्ट डेफिनेटली ज्यादा पड़ेगी। आपको बार बार मटेरियल को फैक्ट्री फ्लोर पे लाना, उसको फिर वापस रखना, उसको फिर दूसरे बैच के लिए तैयारी करना, दिस एंड दैट, वो बड़ी स्विचिंग में मटेरियल हैंडलिंग की कॉस्ट लग जाती है। और चौथा इंक्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, आपको स्केजुलिंग करनी पड़ी है बार बार। तो ये चारों ऑप्शंस ठीक थी, और चारों पे आपने यानी कि ऑल ऑफ दीज पे टिक करना था, आपने कर दिया 1 और 2 पे। तो बेसिकली आपने 3 और 4 मिस कर दिया, जो कि मुझे नहीं पता कि क्यों मिस किया। अगर आपके जहन में कोई बात है तो आप शेयर कर लें। नुमान आपसे बात कर रहा हूँ, और अगर बाकियों ने सुन लिया तो वो भी। ओके, इस दौरान मुझे एक और क्वेश्चन आया है। मुझे लगता है ये किसने क्वेश्चन भेजा? आदिल ने। मुझे लगता है ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत यहाँ पे है, और उसकी वजह ये भी मुझे साफ नजर आ रही है कि
पर सवाल पूछा गया है कि which of the following would be examples of external failure cost for quality, और नीचे जो है select 3 only है। अब मुझे समझ आ गई है कि गेम क्या हुई है यहाँ पे, और बेसिकली एक क्वेश्चन था, मैंने उसको 3 में स्प्लिट किया है और स्प्लिटिंग की वजह से कोई इश्यू आ रहा है। अब इसका जवाब आपने लिखा है कॉस्ट ऑफ फ्री रिपेयर्स अंडर गारंटी, जो कि एक्सटर्नल जो है वो कॉस्ट है, और कस्टमर कंप्लेंट्स भी जवाब ठीक है। तो बेसिकली इसमें 2 जवाब ठीक हैं टेक्निकली, और 2 जवाब गलत हैं, और मैंने चूंकि इसका ऑप्शन एक पीछे से उसको बताया हुआ है कि इसका एक ऑप्शन ठीक है, तो ये बेसिकली थोड़ा सा क्वेश्चन की ना ट्रांसफॉर्मेशन में गड़बड़ हो गई है। मैंने इसको जहां से जिस रिजोर्स से लिया वहां पे ये किसी और सेंस में एक मल्टीपल टेस्ट क्वेश्चन था, मैंने उसको एमसीक्यू में बनाया, लेकिन वो ट्रांजिशन में जो है वो प्रॉब्लम हुआ है। तो आपकी जो कंफ्यूजन है वो बिल्कुल ठीक है, और आपका जवाब भी ठीक है बेसिकली। अब ये आप ना पूछिएगा कि सर अगर एग्जाम में हो गया तो फिर क्या होगा, फिर बस एग्जाम में हो गया तो अल्लाह ही हाफिज़। चलें जी, अब मुझे बाकियों से कहीं से रिप्लाई नहीं आया, लाइक गजाला, महानूर, आसिफ, नौशीन, शहाब, तारिक, आप लोगों ने कोई कमेंट नहीं किया। ये क्वेश्चन आपसे हो रहे थे, नहीं हो रहे थे, समझ आ रहे थे? क्योंकि देखें, मैं ये समझता हूँ, मुझे इस वक्त ये सेशन घंटा क्या, 1.5 घंटा क्या, 2 घंटे भी करने में कोई इतराज नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस आपको फीड नहीं कराने चाहिए। लाइक एक रिसोर्स ऐसा होना चाहिए जो आपको खुद टाइम लगा के सोच के करना चाहिए। जैसे ही मैं यहाँ से बोलना शुरू कर दूंगा, बताना शुरू कर दूंगा, तो डेफिनेटली एम्बिगुइटी तो आपको लगेगी नहीं। आप समझेंगे कि क्वेश्चन जो है वो ठीक है, ये समझ आ रहा है। तो मेरे ख्याल में इसको करना आपको खुद ही चाहिए, इस रिसोर्स को। और जो मुझे मोस्टली कमेंट यहाँ से आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि क्वेश्चंस हो रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स गुड, हो रहे थे। तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा हूँ कि आपको एक एक करके सारे क्वेश्चन क्विकली कराए जाएं, या हम बस क्वेश्चन देखें और उसकी अप्रोच देखें, और उसके बाद हम अगले अगले क्वेश्चन पे जाना शुरू हो जाए। तो आसिफ कह रहे हैं जी अभी नहीं किया। वैसे जिन लोगों ने नेशन वाइड क्लासेस ली, आसिफ आप तो उस क्लास में थे बाय द वे, जिस क्लास में मैंने ये रिसोर्स नेशन वाइड ग्रुप को भी करा दिया था, ये कह के कि भाई तुम्हारे एग्जाम भी सीवी होने वाले हैं, तुम्हें भी थोड़ा सा एमसीक्यूज का और इन चीजों का पता होना चाहिए। इफ यू रिमेंबर, तारिक और आसिफ दोनों, तो मैंने बड़ा तेजी से, जिस पे आपका कमेंट भी आया था कि सर आज आपने बड़ी स्पीड लगाई है, तो ये क्वेश्चन मैंने उधर कराए थे नेशन वाइड क्लास में। अच्छा, जिनुमान कह रहे हैं जी बस अप्रोच देके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरे ख्याल में सेफेस्ट अप्रोच यही है, और उससे ये होगा कि हम मैक्सिमम क्वेश्चंस पे ना बात कर पाएंगे, और आपके लिए वो क्वेश्चन होगा भी नहीं, और आप उसका जरा जवाब भी नोट कर लीजिएगा, तो अल्टीमेटली हमारी इस तरह से भी प्रैक्टिस हो जाएगी। चले जी, पहला क्वेश्चन है, उसके अंदर EFG एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम, उसके अंदर डेटा दिया हुआ है, और मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरी एक अपनी आई होती है क्वेश्चंस पे, अब मुझे पता होता है कि कौन सी रिक्वायरमेंट स्टूडेंट, चांसेस है कि 50% स्टूडेंट ये रिक्वायरमेंट नहीं कर पाएंगे, और कौन सी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि 100% स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे। तो मुझे जैसे ही कुछ उस किस्म की चीज मिलेगी, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं सिर्फ वो वाला आइटम जो मेरे नजदीक स्टूडेंट को तंग कर सकता है, मैं सिर्फ उस पर बात करूं, ताकि जो क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी है वो कहीं ना कहीं जरूर डिस्कस हो जाए। तो इन दिस क्वेश्चन मेरे ख्याल में सिर्फ एक ही गड़बड़ है, और अगर आप लोग, आप में से कई लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया है और मुझे कोई आंसर भी बता रहा था, तो मुझे अगर सिर्फ इस वक्त यहाँ पे वो क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं कि आपने कैलकुलेट क्या करना है, आपने मशीन सेटअप कॉस्ट को कैलकुलेट करना है, और मशीन सेटअप कॉस्ट ये है। अब हमें पता है कि इसको हमने नंबर ऑफ सेटअप्स पे डिवाइड करना है। तो इस वक्त मुझे जो सिर्फ आपसे सवाल में पूछना है
और जो सिर्फ आपको समझना चाहिए सवाल में, वो आपने ये बताना है कि नंबर ऑफ सेटअप्स कितने हैं। अगर आप ये सवाल में पिक कर लेते हैं तो इस सवाल में और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखें, अब हम इस अप्रोच से जरा चलेंगे। तो कोई मुझे बताएगा नंबर ऑफ सेटअप्स? वैसे तो आंसर्स मुझे लोगों ने बता दिए हैं। और आयशा का अब जवाब आ गया 25,875 सेटअप, जो कि बिल्कुल सही जवाब है, 25,875। तो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या था कि उन्होंने बैच साइज दिया हुआ था। तो पहले तो आपने बजटेड प्रोडक्शन को बैच साइज पे डिवाइड करके नंबर ऑफ बैचेस निकालने थे, और फिर नंबर ऑफ बैचेस को मल्टीप्लाई करना था 5 से। ठीक है, तो पहले आपने इससे नंबर ऑफ बैचेस निकालने थे और फिर नंबर ऑफ बैचेस को मल्टीप्लाई करना था 5 से, और ये प्रोसीजर आपने इससे भी करना था, इससे भी करना था, और फिर तीनों को मल्टीप्लाई करके ये जवाब आना था। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन अगर इतना एक मैंने आपको बता दिया, अगर आपने नहीं भी किया था तो बस इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम यही है, और जब आप ये करेंगे तो इसका जवाब जो है वो बी आएगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद AB कंपनी इज अ सुपरमार्केट ग्रुप दैट इनकर्स द फॉलोइंग कॉस्ट। AB कंपनी एक सुपरमार्केट ग्रुप है और ये कॉस्ट इनकर करता है। मेरे ख्याल में ये प्रैक्टिस पोर्टल में भी मैंने क्वेश्चन डाला हुआ था, तो ये भी आप लोगों ने कर ही लिया होगा। ये तमाम कॉस्ट जो है, तमाम अच्छा नहीं, तमाम नहीं, इसमें से चले मैं पढ़ ही लेता हूँ। द बॉट इन प्राइस ऑफ द गुड, ये सवाल क्या है, DPP डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी में कौन कौन सी कॉस्ट आएंगी। तो बॉट इन प्राइस हमें पता आती है, और इन्वेंट्री फाइनेंसिंग कॉस्ट। अब इन्वेंट्री फाइनेंसिंग कॉस्ट इसके अंदर एक ऐसी है, क्योंकि हमने उसके अंदर फाइनेंस कॉस्ट तो नहीं देखा था, वो डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं आती। हमने ऑपरेटिंग कॉस्ट की तो बात की थी, लेकिन हमने फाइनेंसिंग कॉस्ट की बात नहीं की थी। तो ये एक बारीक से इसके अंदर पॉइंट था, जो अगर आपने मिस किया तो डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन गलत होगा। बाकी रीफिलिंग कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ पैकिंग और स्टोरेज और सारा कुछ इसके अंदर आता है। तो बेसिकली इसका जो जवाब बनेगा, ये एक मिनट, अच्छा आपने इसका क्या जवाब देखा है? व्हाट इज योर आंसर? ए है। अच्छा मुझे भी अब थोड़ी सी, मैं जरा एक मिनट चेक कर लूं। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं फाइनेंसिंग को मैंने शायद ओवरथिंक किया है यहाँ पे। तो बेसिकली हमने कहा था कि डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी में हम तमाम किस्म की इनडायरेक्ट कॉस्ट को, सो बेसिकली वहां पे वर्ड था तमाम किस्म की इनडायरेक्ट कॉस्ट, और उसको हम एलोकेट करेंगे। तो बेसिकली हमने डायरेक्ट कॉस्ट भी देखनी थी, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी देखनी थी। और तारिक मुझे एक बात याद करा रहे हैं कि आई ऑलरेडी रेज दिस पॉइंट दैट वी शुड नॉट कंसीडर फाइनेंसिंग कॉस्ट, एंड फिर मैंने उस वक्त ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाली बात की थी। ठीक है जी, मुझे याद आ गया बिल्कुल। तो अब मुझे आपकी कंफ्यूजन भी थोड़ी सी समझ आई, क्योंकि डेफिनेटली जब मैंने इस क्वेश्चन को दूसरी से तीसरी दफा पढ़ा तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे फाइनेंसिंग कॉस्ट का वो आ गया। लेकिन बहरहाल अब मेरी वही वाली अंडरस्टैंडिंग जो है वो याद रखें कि नाम से भी जाहिर है डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, तो हम डायरेक्ट कॉस्ट तो चार्ज करेंगे ही करेंगे, लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट को भी हम थ्रू दी प्रिंसिपल्स ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग चार्ज करेंगे। और वैसे मुझे यहाँ पे फाइनेंसिंग कॉस्ट यूं भी लग रही है कि फाइनेंसिंग कॉस्ट को आप चार्ज कर सकते हैं। एनीवेज, इसका आंसर मैंने अभी किट में से कंफर्म कर लिया, इसका आंसर ए ही है। इतना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है एमसीक्यूज में। स्पेसिफिक फॉर इन्वेंट्री, बिल्कुल। उसके बाद है जी, अ कंपनी सेल्स 5 प्रोडक्ट्स, पेरेटो एनालिसिस करना है। अच्छा मैं सिर्फ इसकी अप्रोच बताऊंगा आपको। पेरेटो एनालिसिस करना है तो आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू आ जाएगी, 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 इसको मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू आ जाएगी। जिस प्रोडक्ट की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वो रैंक 1 हो जाएगा, जिसकी कम होगी वो रैंक 2 हो जाएगा, जिसकी कम होगी रैंक 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मैंने ये कोई प्रॉपर रैंकिंग नहीं की, मैंने जस्ट इसको जरा क्विकली गुजारने के लिए की है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर बनेगा, मैं मेरे ख्याल में आंसर्स आपसे ना बाद में टोटली पूरे सोल्यूशन के साथ शेयर कर लूंगा। मैं इस किट की बेसिकली कॉपी करता हूँ
और मुझे फिर आंसर जो है मैं उसमें आपसे शेयर कर लूंगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो 2 लाख। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक और गड़बड़ हो रही है। मुझे लगता ये है कि मेरी किट में और इस सॉफ्ट में ना थोड़ा सा गैप है। लाइक मेरे पास ये क्वेश्चन आगे पीछे हो रहे हैं। मैं जरा इसको भी जरा देख लूं, क्योंकि इससे भी काफी फर्क पड़ेगा। मैं जब आपसे शेयर करूंगा तो आप कहेंगे कि सर ये तो 3 का आंसर ये है, जबकि यहाँ पे आंसर ये दिया हुआ है। बहरहाल जी, इसका आंसर बी ही है, DABCE, DABCE, बिल्कुल ठीक, यही आंसर है। पेरेटो एनालिसिस हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास एक कंपनी है जो 3 प्रोडक्ट्स बनाती है। प्रोडक्ट ए और बी जो है वो बैचेस में बनते हैं 10 यूनिट्स के, और प्रोडक्ट सी जो है वो सिंगल सिंगल यूनिट करके बनता है। टिपिकल मंथ में 500 यूनिट इसके, 400 इसके और 20 यूनिट इसके बनते हैं। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट हैज टू इंस्पेक्ट ईच यूनिट प्रोड्यूस, और उस डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है वो 5020 है मंथली टू रन। एंड द मंथली कॉस्ट ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू दीज टू। ठीक है, अब ये थोड़ा सा क्वालिटी का और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का भी कॉन्सेप्ट आ गया। द टेस्ट इक्विपमेंट हैज टू बी सेट अप एफिशिएंटली फॉर ईच प्रोडक्ट। One setup, the equipment can test up to 10 units. One setup, the equipment can test up to 10 units before it has to be recalibrated. The time and cost of setting up the equipment is the same for each product. Each unit of A and B requires the same amount of time for inspection. Each unit of C requires twice as much inspection time. M has an activity-based management system. सवाल देख लेते हैं, फिर जरा हमें थोड़ा नैरो डाउन करने में आसानी होगी। आपने कॉस्ट पर यूनिट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल बतानी है फॉर ईच यूनिट ऑफ सी अंडर दी एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट अप्रोच, एंड दिस टाइम दिस इज नॉट एन एमसीक्यू। आप यूं समझ लो कि ये एक आपका डिस्क्रिप्टिव सवाल है, ठीक है। आप यूं समझो कि ये आपका एक डिस्क्रिप्टिव सवाल है 5 नंबर का। इसकी आपको वर्किंग भी टाइप करनी पड़ेगी और इसका आपको आंसर भी टाइप करना पड़ेगा। तो अगर किसी ने किया हुआ है तो वो जरा मेरे से आंसर शेयर कर ले, ताकि मैं देखूं कि आपने ये क्वेश्चन खुद कर लिया कि नहीं किया, क्योंकि कुछ कुछ लोगों ने कहा कि हमने 10-10 क्वेश्चन तकरीबन कर लिए हैं। नॉट अटेम्प्टेड दिस वन, देख के छोड़ दिया होगा कि इतना बड़ा क्यों करें। तो यहाँ पे आपने पहले तो उसके रेट्स निकालने हैं। तो सेटिंग अप टेस्ट इक्विपमेंट का जो रेट निकलेगा वो नंबर ऑफ टेस्ट की बेस पे निकलेगा। तो नंबर ऑफ टेस्ट जो है वो किस तरीके से निकलेंगे? उसने कहा कि the equipment can test up to 10 units before it has to be recalibrated. तो ये एक लाइन थी, the equipment can test up to 10 units before it has to be recalibrated। तो बेसिकली जो आपका सेटिंग अप टेस्ट इक्विपमेंट है वो 10 यूनिट का एक टेस्ट करता है, वो फिर उसको आपको रिकैलिब्रेट करना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है 10 यूनिट के बाद फिर सेटअप दोबारा होगा, 10 यूनिट के बाद फिर सेटअप दोबारा होगा। तो 10 यूनिट में एक आपको सेटअप लग रहा है किसका? टेस्टिंग इक्विपमेंट का। तो अब यहाँ पर यूनिट्स नोट कर लो, इसको 10 पे तकसीम करो तो 50 सेटअप्स होंगे, इसको 10 पे तकसीम करो तो 40 सेटअप्स होंगे, इसको 10 पे तकसीम करो तो 2 सेटअप्स होंगे। अ, अच्छा, 1 मिनट में यहाँ पे एक और चीज हम यहाँ पे नोट कर लें कि ये जो तीसरा यूनिट है सी, वो कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं, मैं जरा देख लूं। सेटअप 92 टेस्ट आदिल ने निकाले, 92 टेस्ट, और सेटअप कॉस्ट 20, इंस्पेक्शन कॉस्ट 6, टोटल 26। हाँ जी, ये समझिए जवाब ठीक है कि शहाब का कि सेटअप कॉस्ट 20 है, इंस्पेक्शन कॉस्ट 6 है, टोटल 26 है। और सी जी जिशान, यही मैं आपको यही पॉइंट नोट कर रहा था कि जो सी है वो इंडिविजुअल है। तो सी के 20 यूनिट्स के लिए 20 टेस्ट होंगे। तो यहाँ पे अल्टीमेटली टोटल नंबर ऑफ टेस्ट आ जाएंगे 110। 110 पे डिवाइड करोगे तो इसका जवाब, इसका जो रेट आएगा वो आएगा 20। और जो इंस्पेक्शन है तो नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस आप निकालोगे,
नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस के लिए उसने कहीं यहाँ पे बताया होगा कि कहाँ पे बताया हुआ है, यहाँ पे बताया हुआ है ईच यूनिट ऑफ ए एंड बी रिक्वायर्ड द सेम अमाउंट ऑफ टाइम फॉर इंस्पेक्शन। ए और बी को एक जैसा टाइम लगता है, जबकि सी को जो है वो ट्वाइस टाइम लगता है एज मच एज इंस्पेक्शन टाइम। तो बेसिकली यहाँ पे रेशो आ गई 1:1:2। इसको एक टाइम लगता है, लेट्स से हम रेशो बना लेते हैं 1 और 2। ये बड़ा अनयूजुअल सा सवाल है, ये अगर आपको डिस्क्रिप्टिव आ गया तो मुझे पता है कि ये मैक्सिमम लोगों ने गलत करना है। तो इसकी 1:1:2 बन गई, तो हम कहते हैं कि अगर इसको 1 यूनिट लगता है, इसको 1 और इसको 2। अब इस रेशो में आप क्या करोगे, इस रेशो में आप निकाल लोगे इसको, इस रेशो में आप अब यहाँ से इंस्पेक्शन के यूनिट्स निकाल लोगे। तो 500 के अगेंस्ट 1:1:2 का मतलब ये हुआ कि 500 के अगेंस्ट 500, 400 के अगेंस्ट 400 और 20 के अगेंस्ट 40। तो यहाँ पे 940 जो है वो समझ लो इंस्पेक्शंस का जो टाइम है वो लगता है। तो उसको 940 पे तकसीम कर दो, तो आपके पास जो रेट है वो 3 पर जो भी ड्राइवर आपने बनाया पर 1 वो आपके पास आ गया। ठीक हो गया जी। और ये रेट आ गया 20 पर ड्राइवर, 20 पर टेस्ट। तो अब आपने निकालना क्या था, आपने यूनिट ऑफ सी का निकालना था। तो यूनिट ऑफ सी के लिए बेसिकली क्या करोगे, 20 टेस्ट हैं, तो 20 को 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 20 को 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 400 आ जाएगा। टोटल कॉस्ट सेटअप इक्विपमेंट की कॉस्ट, और पर यूनिट निकालने के लिए फिर 20 पे तकसीम कर दोगे तो ये 20 आएगी। और उसके बाद जो दूसरी कॉस्ट है वो 3 है, उसका चार्ज 3 है, तो 40 पे 3 का चार्ज 120, और इसको आप डिवाइड करोगे 20 यूनिट्स पे तो इसका आंसर आएगा 6 और टोटल आंसर आएगा 26। तो टोटल कॉस्ट आएगी यहाँ पे 26। काफी अनयूजुअल क्वेश्चन था, इसके अंदर कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स है, और उसके अंदर डेफिनेटली किसी ना किसी ने तो घूमना था, और इस क्वेश्चन में मैक्सिमम जो है वो स्टूडेंट्स हैं इसको गलत करना था। तो अगर ये आप क्वेश्चन खुद करते ना पहली दफा में तो फिर बड़ा मजा आता, और खास तौर पे आपके पास मैनुअल भी ना होता। और क्योंकि जब मैनुअल होता है तो टेंडेंसी ये होती है कि स्टूडेंट मैनुअल को देख के समझ लेता है। तो दिस क्वेश्चन इज बिट हार्ड, ये जरा कर लीजिएगा, आई विल रेकमेंड, क्योंकि फिर अगर डिस्क्रिप्टिव सवाल में इस तरह का सवाल आ गया तो आपको प्रॉब्लम होगा। आदिल कह रहे हैं जी सर जी, once equipment is set up for C we can still test 10 items, so 2 tests in total। ये पॉइंट यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है आदिल, तो मुझे लाइन बताएंगे जहां पे ये लिखा हुआ है। क्योंकि जो पॉइंट मैं पिक कर रहा हूं और जो जिशान ने भी बताया, हम इस चीज को बेस बना रहे हैं। ये उसने कहा था जो प्रोडक्ट सी है, प्रोडक्ट सी वो एक ऐसा, वो मैन्युफैक्चर टू ऑर्डर है, ठीक है, मैन्युफैक्चर टू ऑर्डर यानी कि ऑर्डर पे मैन्युफैक्चर करते हैं। और ये बड़ा अनयूजुअल है एम के लिए, यानी कि ऐसा करना एम के लिए बड़ा अनयूजुअल होगा कि वो एक दिन में एक से ज्यादा एम, एक दिन में एक से ज्यादा सी बनाए। अब ये स्टेटमेंट बेसिकली यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट। तो जाहिर सी बात है, आपने इक्विपमेंट को सेटअप किया, सेटअप करके आपने सी को टेस्ट किया, और सी का दूसरा यूनिट तो आपने फिर बनाना नहीं है कि आप वो एक ही गो में 10 टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो 10 टेस्ट आप नहीं कर सकेंगे। आप क्या करेंगे, आप एक ही टेस्ट कर पाएंगे एक दिन में, क्योंकि अगले दिन के लिए फिर आपको इक्विपमेंट को दोबारा कैलिब्रेट करना पड़ेगा। ये वाला एक बहुत बड़ा एक ट्रिक था इस क्वेश्चन में, जिसकी वजह से पहली बात तो ये है कि ये स्टूडेंट ने लाइन पढ़ के वैसे ही गुजर जाना था, उसने कहना था अच्छा ये भी कोई बस लाइन लिखी हुई है, इसका कोई अमल दखल तो होगा नहीं। लेकिन इस लाइन का बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन था इस पूरे सवाल में। अदरवाइज ये लाइन ना लिखी होती तो जिन लोगों ने 92 टेस्ट कैलकुलेट किए थे वो ठीक कर रहे थे, क्योंकि अदरवाइज तो फिर यही बनता है कि इसके 50 टेस्ट बनते हैं, इसके 40 बनते हैं, और इसके जो है वो 2 बनते हैं। अदरवाइज 92 का जवाब ठीक था। तो ये 2 की बजाय 20 हमने लिए ही इसलिए क्योंकि एक दिन के बाद दूसरे दिन में जाके वो आपका सी बनता है। और तो जिस तरीके से वो कह रहे हैं इट्स क्वाइट अनयूजुअल, तो बेसिकली सवाल ही बड़ा अनयूजुअल सा है, और इस तरह के सवाल काफी
जो है गड़बड़ करते हैं नेचुरल एग्जाम में। काइजन कॉस्टिंग एम्फसाइजेस, बड़ा आसान सा सवाल है, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट। आगे चलते हैं। इसके बाद थ्रूपुट का क्वेश्चन है। थ्रूपुट हमारे सिलेबस में बहरहाल नहीं है, ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आप छोड़ दीजिएगा। फिर थ्रूपुट का क्वेश्चन है, थ्रूपुट हमारे सिलेबस में नहीं है। और नहीं, ये वाला क्वेश्चन अलबत्ता किसका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अलबत्ता एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। अच्छा, इसकी भी हम अप्रोच देख लेते हैं कि एक कंपनी है वो 3 प्रोडक्ट्स बनाती है, और प्रोडक्ट आर है वो 36 बैचेस में बनाती है, प्रोडक्ट एस है वो 1000 बैचेस में 1800 यूनिट्स 36 बैचेस में, प्रोडक्ट एस 1000 यूनिट 10 बैचेस में, और प्रोडक्ट ई 1000 यूनिट 40 बैचेस में। ये उसने बता दिया। फिर उसने आपको बैच साइज बताया, मशीन सेटअप बताया, पावर के बताया, परचेज ऑर्डर, मशीन आवर्स, और फिर उसके बाद बताया कि एक्चुअल आउटपुट प्रोडक्ट आर की और एस की और टी की इतनी है। और फिर उसके बाद ओरिजिनल बजट और फ्लैक्स बजट, ये इतनी लंबी चौड़ी कहानी आपको बता दी। और उसके बाद उसने जो है वो को बताया बजटेड कॉस्ट ड्राइवर। अच्छा, अब क्या निकालना, क्या बजटेड कॉस्ट पर ड्राइवर निकालनी है, तो बजटेड कॉस्ट पर ड्राइवर आपने निकालनी है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप बजटेड कॉस्ट लोगे और उसको रेलेवेंट ड्राइवर्स पे डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो बजटेड कॉस्ट कहाँ पे दी हुई है, बजटेड कॉस्ट दी हुई है ये दी हुई है। ठीक है, 1250, 1850, 2100, 800, 1460, ये दी हुई है। तो पावर के लिए निकाल किस किस की निकालनी है, पावर की, स्टोर्स की, मेंटेनेंस की और मशीन क्लीनिंग की। तो पावर के लिए बस आपने ड्राइवर चूज करना है। तो यहाँ से देख लें पावर के लिए कौन सा ड्राइवर होगा, तो पावर के लिए ये वाला ड्राइवर होगा। और उसके बाद स्टोर्स के लिए कौन सा होगा, परचेज ऑर्डर होगा। मेंटेनेंस के लिए कौन सा होगा, मशीन आर होगा, सॉरी मशीन आर्स, नॉट मशीन सेटअप, मशीन आर्स। और मशीन क्लीनिंग के लिए मशीन सेटअप्स। तो ये आपने अगर ड्राइवर्स रेलेवेंट ड्राइवर्स सिलेक्ट कर लिए, तो लेट्स हम सिर्फ पार को देख लेते हैं कि पर बैच जो पार है वो 1.4, 1.7 और 0.8 है। अब ये पर बैच है, तो आपको यहाँ पे बैच साइज दिया हुआ है। अब ये तो पर बैच है, तो हमें नंबर ऑफ बैचेस निकालने पड़ेंगे। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। नंबर ऑफ बैचेस के लिए हमारे पास नंबर ऑफ बैचेस ये दिए हुए हैं। अच्छा चले, नंबर ऑफ बैचेस खुद दिए हुए थे 36, 10 और 40। बजटेड लेने ना आपने, क्योंकि सारी बजटेड बातें कर रहे हैं आप। तो 36, 10 और 40, तो आप इस 36 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इस 10 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो सारा कुछ करने के बाद 99.4 kJ, ये जो भी मैयर है ये आ जाएगा। और उसके बाद अगर आप जो पावर की कॉस्ट है बजटेड जो कि 1250 है, तो अगर आप 1250 को 12,50,000 को डिवाइड करो किस पे, 99.4 kJ पे, तो आपके पास 12,575 पर kJ जो है ये आपका रेट आ जाएगा। सो दिस इज द वे टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। जी बिल्कुल ठीक है, दिस इज द वे टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। अच्छा सवाल है ये भी। इसके अंदर भी इनडायरेक्ट कैलकुलेशन है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, अगर ज्यादा एग्जामिनर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को भी मुश्किल बनाना चाहे तो इस लेंथ का सवाल आपको दे सकता है, और वो आपको ये कह सकता है कि जी अपना आंसर और अपनी वर्किंग शेयर करें इस बॉक्स में, और फिर आपको ये सारा कुछ शेयर करना पड़ेगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद है कि आपने सीमा का कोर्स अटेंड किया, एबीसी का, और आपने कहा हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं 4 प्रोडक्ट्स पे। 4 प्रोडक्ट्स का डेटा ये है, और 4 प्रोडक्ट्स जो बनते हैं वो प्रोडक्शन रन ऑफ 20 यूनिट्स एंड सोल्ड इन बैचेस ऑफ 10 यूनिट्स बनते हैं। उसके बाद वो कहते हैं जी करंटली मशीन आर की बेस पे रेट निकाला जाता है, ये ओवरहेड्स हैं, और आपने ये ड्राइवर्स असर्टेन किए हैं, और ये उसके बाद कुछ नंबर ऑफ एक्विजिशंस हैं। प्रोडक्ट ए की टोटल कॉस्ट निकालो, बी की निकालो, सी की निकालो, डी की निकालो। सो बेसिकली ये एक
कंप्लीट क्वेश्चन है जिसके अंदर आपने ट्रेडिशनल कॉस्टिंग से और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से आपने ये कंप्लीट क्वेश्चन करना है। मुझे नहीं लगता कि इस सवाल के अंदर कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि आप किसी स्टेज पे फंसेंगे। आपने डेफिनेटली इसको डिवाइड करके रेट्स निकालने हैं, रेट्स निकाल के अप्लाई करना है और आप ये कॉस्टिंग कर पाएंगे। तो वैसे ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है और मेरा नहीं ख्याल कि इतना एक बड़ा सवाल को डिस्क्रिप्टिव का बनता है, लेकिन बहरहाल कोई बईद नहीं है, आप ये क्वेश्चन खुद कर सकते हैं। नौशीन कह रही है आई थिंक ड्रूरी का क्वेश्चन है ये। देखें क्वेश्चन ये क्वेश्चन ड्रूरी का नहीं हो सकता, ड्रूरी का क्वेश्चन इसका हो सकता है क्योंकि ड्रूरी की जो बुक है वो उसमें जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो पास्ट पेपर के ही होते हैं। तो ड्रूरी क्या करता है, वो आईसीडब्ल्यू के, सीमा के, एसीसीए के, और वो कहीं ना कहीं नीचे लिखता भी है कि ये कहाँ से मैंने अडेप्ट किए हैं या अडॉप्ट किए हैं। तो पैटर्न और बेसिकली वो हो सकता है ये क्वेश्चन ड्रूरी ने वहां पे रेप्लिकेट किया हो। अच्छा जी, उसके बाद अब जो है वो क्या स्टार्ट हो रहा है, अब आपका एक क्वेश्चन है और मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। और ये क्वेश्चन किसका है, लर्निंग कर्व का है। और अब यहाँ से मेरी किट और आपका काफी ऑब्वियसली चेंज भी हो गया। लर्निंग कर्व सीमा ने मेरे ख्याल में अब निकाल दिया है, पहले लर्निंग कर्व के क्वेश्चन होते थे, अब नहीं होते। So S company has been investigating the time taken to produce one of its product, found 90% learning curve appears to be applicable. If the time taken for the first unit is 7 hours, the total time taken for units 5 to 8 only is what? तो अब आप क्या करोगे, अब आप ये करोगे कि आप 5 पे सॉल्व करोगे y is equal to axb, और फिर आप उसके बाद 8 पे सॉल्व करोगे y is equal to axb। टोटल टाइम निकालोगे, टोटल टाइम निकालोगे, दोनों टोटल टाइम्स का जो डिफरेंस होगा वो 5 to 8 का टोटल टाइम होगा। ठीक है, अप्रोच क्लियर होगी हमें। मेरा नहीं ख्याल इस क्वेश्चन को आप करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। मेरे पास इसका जवाब यहाँ पे नहीं है क्योंकि मेरे पास जो गेट है उसमें ये क्वेश्चन ही नहीं है। लर्निंग का आप सीमा ने आउट कर दिया अपने सिलेबस में से, तो मेरे पास क्योंकि बिल्कुल फ्रेश प्रैक्टिस किट है तो उसके अंदर लर्निंग का आपके कोई खास क्वेश्चन मुझे तो नजर नहीं आ रहे। ये पुराना रिजोर्स है बेसिकली जो सॉफ्ट में जिसने भी स्कैन किया। इसी तरीके से अगला है जी, टोटल एक्सपेक्टेड टाइम टू प्रोड्यूस फर्स्ट 4 यूनिट्स है। ये भी बड़ा बेसिक सवाल है, आपसे डिस्क्रिप्टिव भी आ सकता है, आपसे जो है वो एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है जी, FH is an electronic company that has developed a new product for the video conferencing market. The product has successfully tested its testing phase and has now produced first 4 production runs. The first unit took 3 hours and the total time for the first 4 units was 8.3667 hours. Calculate the learning curve improvement rate. अच्छा जी, ये मैं अब आपसे जरूर सुनना चाहूंगा कि ये आप कैसे करोगे, ये जरा मुझे कोई समझा दें। ये सवाल देख लें और मुझे जरा समझाएं कि ये आप कैसे करोगे। और छोटा तरीका बताना है, शॉर्ट तरीके से, वो RR वाला तरीका मैंने आपको समझाया मैं। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज देखना चाह रहा हूँ कि आप RR की इक्वेशन कैसे बनाएंगे। तो जरा मुझे कोई इक्वेशन टाइप करके दे दे, अगर वो इक्वेशन ठीक हुई तो आगे करने की जरूरत ही नहीं है इस सवाल को। तो आपने बताया 3RR इक्वल्स 2.0916 और मानूर ने बताया 3RR इक्वल्स 2.789 और आयशा का जवाब है 83667 8, हाँ ठीक है, डिवाइडेड बाय 4। जी, असल में जो पॉइंट मैं चाह रहा था कि आप पिक कर लें वो आप तकरीबन सारों ने पिक कर लिया है। जो लर्निंग कर्व की थ्योरी है वो कम्युलेटिव एवरेज टाइम पे अप्लाई होती है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को यूं कर रहे होते
कि आप कहते हैं कि पहला यूनिट को 3 घंटे लगते हैं और फिर उसके बाद आर और फिर उसके बाद आर और ये बराबर हो गया 8.3667 के, तो ये गलत हो जाना था। ठीक है, तो इसको आपने यूं करना था 3 टाइम्स आर और ये टोटल टाइम है, इसको 4 पे तकसीम करके आपने एवरेज टाइम बताना था। वो आप लोगों ने तकरीबन ठीक पिक कर लिया और रेट मानूर ने मुझे बताया 83.5%। आई ट्रस्ट, क्योंकि जो आपकी इक्वेशन थी वो ठीक थी, तो इसलिए रेट भी आपने ठीक ही बताया होगा। मेरे पास इसका आंसर जो है यहाँ पे मेरी किट में नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि लर्निंग कर्व के क्वेश्चन फ्रेश रिसोर्स में से आउट कर दिए गए हैं। इसी तरीके से अगला जो है वो भी 7th असाइनमेंट बताना है। आपको पता है 7th के लिए आप 6 पे निकालोगे, 7th पे निकालोगे, टोटल आर्स निकालोगे, दोनों का फर्क लोगे तो 7th का आपको पता लग जाएगा। तो ये दिस इज आल्सो समथिंग व्हिच इज पॉसिबल। उसके बाद है जी, पहले यूनिट को 80 मिनट 21 मिनट लगते हैं और 80% है, तो आप टाइम अलाउड फॉर द 6 यूनिट बताओ। यू विल डू इट, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। उसके बाद है जी, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वालिटी कस्टमर कंपनसेशन कॉस्ट एंड टेस्ट इक्विपमेंट रनिंग कॉस्ट वुड बी क्लासिफाइड एज। तो कस्टमर कंपनसेशन एक्सटर्नल फेल्योर हो गया और टेस्ट इक्विपमेंट अप्रेजल हो गया, तो आंसर इज सी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग are usually the elements of a jet system? ये आज मैंने प्रैक्टिस पोर्टल पे भी डाला हुआ था क्वेश्चन, मेरे ख्याल में यहीं से। तो बताएं जी, which of the following are the elements of a jet system? बी इसका आंसर है, बिल्कुल ठीक है जी, बी इसका आंसर है 1, 3 एंड 4 ओनली। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये इसका एलिमेंट नहीं है, इन्वेंट्री होल्ड ही नहीं होना चाहिए। और अच्छा, इमाद मशीन सेल्स का पूछ रहे हैं, ये मैंने भी आज थोड़ा सा, मुझे भी सेलुलर स्ट्रक्चर का ना कोई इतना आइडिया नहीं है, लेकिन मैं जरा क्विकली, मेरे ख्याल में तारिक शायद इसमें कुछ बता सकेंगे। ये एक ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करते हैं, तो मशीन सेल्स का जो सेलुलर स्ट्रक्चर होता है मैन्युफैक्चरिंग का, वो एक एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है प्रोडक्शन का। और वो क्या होता है, मुझे जरा एक मिनट, मैं जरा सर्च करता हूँ। किसी को अगर इसका पता है मशीन सेल्स का, तो वो जरा बता दे। ये ना हो कि कोई ये समझ रहा हो कि बैटरी के सेल है, मशीन में बैटरी के सेल है, तो इसको मशीन सेल करते हैं। अच्छा चले, आप मुझे, मैंने इतनी देर में बारल पढ़ लिया है। मेरा आइडिया यही था, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा शायद डिस्क्राइब ना कर पाता, इसलिए मुझे स्टेटमेंट जरा पढ़नी पड़ी। और आप भी कोशिश किया करें, अगर आपको इस तरह के सवाल आ रहे हैं, तो आजकल बड़े बड़े उस्तादों का उस्ताद गूगल है, तो आप भी गूगल कर दिया करें। तो बेसिकली वो कहते हैं मशीन सेल या सेलुलर स्ट्रक्चर। नहीं नहीं, ये बड़ा ना स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी, और ये जेट की टर्मिनोलॉजी है कि आप अपने वर्क फ्लो को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हो कि आप सेलुलर स्ट्रक्चर जो है वो अडॉप्ट करते हो, और उसके अंदर मशीन को भी सेलुलर स्ट्रक्चर में आप स्ट्रक्चर करते हो। और उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि जो मशीन्स होती हैं, दे आर ग्रुप्ड इनटू मशीन वर्क सेंटर्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। ठीक है, तो मशीन्स को आप ग्रुप करते हो। हाँ, ये जिशान ने वो स्टेटमेंट कॉपी पेस्टेड कर ली, मैं यही स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ बेसिकली, आप सारे ही पढ़ लें और इसको समझ लें कि मशीन सेल्स प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन मोस्ट बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्केड्यूल्ड मैन्युफैक्चरिंग। Machines are grouped into machine work centers according to function. Each of the similar individual machine within the functional work center is called a workstation. तो ये एक सेलुलर स्ट्रक्चर ना बेसिकली, अब जिस तरह आप पढ़ते हो ना ये लाइक सेलुलर नेटवर्क, अब हम ये सेलुलर नेटवर्क, ये जो हमारे पास मोबाइल है, ये बेसिकली इसको हम सेल भी कहते हैं, और ये सेलुलर नेटवर्क है कि एरियाज को मुख्तलिफ सेल्स में जियोग्राफिकल लोकेशंस में डिवाइड किया हुआ है। तो सेलुलर स्ट्रक्चर जो है वो कहीं ना कहीं इसी चीज की रिप्रेजेंटेशन है। और अब मजीद डेफिनेटली ये तो जो प्रैक्टिकली मैन्युफैक्चरिंग में ऑब्जर्व करते हैं वो बता सकते हैं।
मैं कोशिश करूंगा अगर मुझे इसकी कोई अच्छी मिसाल या इसको हम अच्छे तरीके से कहीं से देख सकें, अगर आपको मिले तो शेयर कर लीजिएगा। फिलहाल आप समझें कि सेलुलर स्ट्रक्चर ये बेसिकली अरेंजमेंट है एक मशीन की, मशीनों को रखने का तरतीब है, तरीकाकार है सेलुलर स्ट्रक्चर, और ये जेट का हिस्सा होता है। ठीक है, ओके। Which of the following statement about JIT is correct? जी बताएं जी, which of the following statements about JIT is correct? तो इसका आंसर जो है वो डी है, which is that D that JIT is more is more difficult to implement when it is not easy to predict patterns of demand. Volatile है, ये कल भी हमने पढ़ा था, जब डिमांड volatile हो तो JIT को इतना implement करना आसान नहीं होता। Which of the following are aspects of a successful JIT system? तो इसका आंसर आपका क्या है जी? बी, 1 and 3 ओनली। मशीन सेटअप टाइम में सेविंग नहीं होगी। इसकी वजह यह है कि जेट में बैच साइज जो है वो थोड़ा होता है और नंबर ऑफ बैचेस बढ़ जाते हैं और सेटअप्स भी बढ़ जाते हैं और सेविंग होने की बजाय उल्टा खर्चा ज्यादा होता है। तो दैट्स व्हाई द आंसर इज बी। उसके बाद ये थ्रूपुट का एक सवाल है, उसके बाद फिर थ्रूपुट का क्वेश्चन है। थ्रूपुट आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में होती है। अब जरा टारगेट कॉस्ट पे बात कर लेते हैं कि सेलिंग प्राइस 450 है और 600 यूनिट बेचेंगे, 20% रिटर्न है, 3 लाख की इन्वेस्टमेंट है। ये भी क्वेश्चन मेरे ख्याल में हमने किया हुआ है कहीं ना कहीं, ये देखा देखा सवाल लग रहा है। और वैसे भी इसमें किसी किस्म की कोई एम्बिगुइटी नहीं है, यू विल बी एबल टू डू इट ऑन योर ओन वेरी इजीली। फिर उसके बाद क्या है जी कि एवरेज कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट, लर्निंग कर्व है 80%, 8 यूनिट्स, ये भी इजी है, यू कैन डू इट। मैं जस्ट वो पिक करूंगा जहां पे कुछ एम्बिगुइटी वाली इंफॉर्मेशन आएगी। BG has recently developed a new product. The nature of BG's work is repetitive, and it is usual there to be an 80% learning effect when a new product is developed. The time taken for the first unit is 22 minutes. फोर्थ यूनिट का क्या टाइम है, ये तो आपको अब तक फिंगर टिप्स पे होना चाहिए इस तरह का सवाल। In calculating the life cycle of the product, which of the following item would be excluded? तो इसमें है प्लानिंग और डिजाइन, प्रिलिमिनरी, टेस्टिंग, प्रोडक्शन। तो बेसिकली कुछ भी आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि लाइफ साइकिल कॉस्ट में आपने तमाम कॉस्ट को इंक्लूड करना होता है। कॉन्सेप्ट यही कहता है। फिर कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस है। अच्छा जी, इस पे एक जरा एक नजर मारें और देखें कि ये क्वेश्चन आपको कैसा लग रहा है। इसमें कोई किसी किस्म की आपको लगता है कि एम्बिगुइटी है इस क्वेश्चन में? तो जस्ट हैव अ क्विक लुक एट इट।
So I don't see any ambiguity in this question. Very crystal clear. क्या करना है? Customer profitability analysis करना है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना है, तो जो डिफरेंट कॉस्ट हैं उसके ड्राइवर से डिवाइड करके रेट निकाल के आप कर सकते हैं, तो दैट्स क्वाइट इजी। उसके बाद वो कहता है कि कंपनी कॉस्टिंग सिस्टम चेंज कर रही है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे आ रही है, तो चेंज करने के नतीजे में जो कॉस्ट में इंक्रीज या डिक्रीज है वो कितना होगा। तो इसके लिए आपको एक दफ़ा जो कॉस्ट है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी ओवरहेड्स की बेस्ड ऑन अब ये देखना पड़ेगा कि सिस्टम कौन सा इट हैज ओवरहेड्स व्हिच आर रिलेटेड टू टेकिंग मटेरियल डिलीवरीज, और ये डिलीवरी का साइज है। Assuming that the company uses number of deliveries as its cost driver, what is the increase or decrease in unit cost for Z arising from change from absorption costing to activity based costing? अच्छा, पहले ये लेबर आवर यूज करते थे, मैं यही देखना चाह रहा था कि कहाँ पे ये लिखा हुआ है। पहले ये लेबर आवर यूज करते थे और 45,000 घंटे थे, तो ऑब्वियसली आप 156 को 45 पे डिवाइड करके रेट निकाल सकते हो, कॉस्टिंग कर सकते हो, और तीनों प्रोडक्ट को सेम लेबर आवर लगते हैं, तो बेसिकली यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन भी मिल गई। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई एज सच कोई एम्बिगुइटी है, ये भी काफी क्लियर क्वेश्चन है। और सिर्फ और सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन पूछने का अंदाज है वो अब ये है कि इंक्रीज और डिक्रीज बता दें। तो बेसिकली ये नहीं पूछा कि क्या कॉस्ट होगी, उसने पूछा कि इंक्रीज और डिक्रीज बता दें। तो एक्स और वाई और जी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कॉस्टिंग करोगे और एबीसी में कॉस्टिंग करोगे और फिर इंक्रीज या डिक्रीज बता दोगे। और ये ख्याल रखना है कि एसी से एबीसी पे जाना है, पता लगे जी आपने पहले एबीसी लिखा है और फिर एसी लिखा है और फिर इंक्रीज डिक्रीज उल्टा बता रहे होगे। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पहले लिखना है, फिर एबीसी लिखना है, फिर जवाब ठीक आएगा। ठीक है जी, तो मैं देखता हूँ अगर मेरा इस पास इस सवाल का जवाब है तो मैं आपको जवाब बता दूं। अगर तो ये उसी से मिलता है जो किट में मेरे पास आंसर्स हैं, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इसका जवाब जो है वो 14 डिग्रीज है। ठीक है, सो दैट इज द आंसर, 14 डिग्रीज। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन बिल्डिंग अप द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट or service using activity based costing, which of the following would be used as a level of classification? अब पता नहीं मैंने आपको बताया था ये नहीं बताया था, बट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन में यूनिट लेवल, बैच लेवल, प्रोडक्ट लेवल, फैसिलिटी सस्टेनिंग लेवल, ये क्लासिफिकेशन होती हैं। और वैल्यू एडेड और नॉन वैल्यू एडेड की क्लासिफिकेशन जो है वो भी हो सकती है, लेकिन उसका ताल्लुक जो है वो टाइप ऑफ एक्टिविटी से होता है, टाइप ऑफ एक्टिविटी से। तो जो चार क्लासिफिकेशन एबीसी आपको देता है कॉस्ट की, वो जो चार कॉस्ट की एक्टिविटीज की, वो यही चार हैं। और इसका आंसर आप लोग बता रहे हैं सी, और इसका आंसर सी ही बनता है। वैल्यू एडेड इसमें भी हो सकती है और इसमें नॉन वैल्यू एडेड भी हो सकती है। तो वैल्यू एडेड और नॉन वैल्यू एडेड का ताल्लुक वो क्लासिफिकेशन में नहीं आता, वो एक अलग क्लासिफिकेशन है, वो टाइप्स है बेसिकली। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो इसका आंसर जो है वो सी है, तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। कॉस्ट ड्राइवर इसी को कहते हैं, और लॉन्ग टर्म वेरिएबल ओवरहेड की स्टेटमेंट भी ठीक ही है, और ट्रेडिशनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की स्टेटमेंट भी ठीक है। आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन कुछ किए हुए भी हैं, उसकी वजह ये होती है कि कैप्लन जब एसीसीए की लिए भी लिखता है या आईसीएमए के लिए या सीमा के लिए, तो कैप्लन का रिसोर्स काफी मिलता जुलता होता है। तो हो सकता है ये क्वेश्चन हमने जब कैप्लन के क्वेश्चन किए थे एसीसीए वाले, तो उसमें ये क्वेश्चन आए होंगे। तो आज समझ लें कि पूरा हमारा जो है वो रैप अप ही हो रहा है। कैलकुलेट द मशीन सेटअप कॉस्ट, इसके अंदर बैच साइज को देखते हुए नंबर ऑफ बैचेस निकाल लो, और उसके बाद सेटअप्स निकाल लो, डिवाइड करके रेट निकाल लो। तो अगेन इसमें भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद एक फूड प्रोसेसिंग कंपनी है, वो ऑपरेट कर रही है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी क्लासिफाइड एज फैसिलिटी सस्टेनिंग? ये आप मुझे बताएंगे कि फैसिलिटी सस्टेनिंग में कौन सी कॉस्ट आती है, तो मुझे जरा पता लग जाएगा कि आप पिक करते हैं कि नहीं करते कि फैसिलिटी सस्टेनिंग क्या है।
इसका आंसर सी बता रहे हैं जी आप मुझे, इसका आंसर सी नहीं है। ये फैसिलिटी सस्टेनिंग है, ये फैसिलिटी सस्टेनिंग है, ये प्रोडक्ट सस्टेनिंग है, ये प्रोडक्ट सस्टेनिंग है, और ये फैसिलिटी सस्टेनिंग है। तो इसका आंसर जो है वो 1, 2 और 5 है, तो इसका आंसर ए है। ठीक है जी। और इसके बाद फिर टीए रेशो है, टीए रेशो हमने नहीं करनी। इसके बाद हमारा लर्निंग कर्व है, बड़ा आसान सा लर्निंग कर्व का सवाल है। मेरे ख्याल में लर्निंग कर्व तो आपके फिंगर टिप पे होना चाहिए, एग्जामिनर का भी फेवरेट है। 2-3 सवाल तो आ ही सकते हैं लर्निंग कर्व में से, एमसीक्यू तो आ ही सकते हैं। तो मेक श्योर कम से कम इसमें आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। 35, द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैव बीन क्लेम्ड टू रिलेट टू द एडॉप्शन ऑफ टीकेएम अप्रोच। उसमें से पहली स्टेटमेंट है एम्प्लॉइज शुड फोकस ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ देयर कस्टमर्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। बिल्कुल ठीक बात है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अनलाइकली टू बी यूज्ड एज मेथड ऑफ कंट्रोल। ये बात भी ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो कहता है कि स्टैंडर्ड बस अचीव कर लो, जबकि टीकेएम तो कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट की बात करता है। एंड टीकेएम कंपनीज ऑफन डिस्पेंस विद क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। ये जरा मुझे कोई स्टेटमेंट, मुझे लग रहा है मैंने ये भी बोली हुई है कहीं किसी सेशन में स्टेटमेंट, तो मुझे बताएं ये स्टेटमेंट ठीक है, ट्रू है या फॉल्स है, टिक करें या ना करें। इतना सोचने की क्या बात है, ट्रू है जी। टीकेएम कंपनीज ऑफन डिस्पेंस विद द क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। इसकी वजह ये है कि टीकेएम का फिलॉसफी ये कहती है कि क्वालिटी किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, कि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट क्वालिटी के लिए जिम्मेदार है, बल्कि क्वालिटी हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट को डिस्पेंस हम कर सकते हैं। which of the following are likely to be reduced in the reduction of JIT system? इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी जी। और उसके अलावा कुछ हो सकता है रिड्यूस? परचेजिंग कॉस्ट तो उल्टा इंक्रीज होगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, और इंफॉर्मेशन सिस्टम कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। तो इसमें से सिर्फ एक ही बात ठीक है, इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। गो के उसने कहा था टिक ऑल दैट अप्लाई, लेकिन एक ही बात ठीक है। फिर है जी, which of the following statement relating to JIT and TKM approaches is most closely related to the truth? तो इसका जो आंसर है वो ये है कि टीकेएम और जिट जो है वो बड़े कंपैटिबल हैं, एज दे लार्जली फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। इसके अलावा बाकी स्टेटमेंट पढ़ लें कि वो कंपैटिबल नहीं हैं, और दे आर नॉट यूजुअली सीन टुगेदर, और दे आर नॉट कंपैटिबल अप्रोचेस। ये बातें गलत हैं। बेसिकली अगर आप देखें तो टीकेएम और जिट दोनों कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट और जीरो वेस्ट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इसी पे बात करती है। अगर इसमें काइजन कॉस्टिंग को भी लेके आया जाए तो वो भी इसी के अंदर आ सकती है। कंपैटिबिलिटी की बात हुई थी, यानी कि उनके असूल तकरीबन एक ही हैं, एक की बात नहीं हुई थी, यानी कि वो ये नहीं कह रहा था कि ये दोनों एक ही हैं, तो इसने कहा था कंपैटिबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉर्मली यूज्ड इन वैल्यू एनालिसिस? ये भी हमने एक सवाल किया कि लग रहा है रीसेल वैल्यू इसमें नहीं होती, कॉस्ट वैल्यू होती है, स्टीम होती है, यूज होती है, रीसेल वैल्यू इसमें नहीं होती। तो इसका असल में तो जवाब फिर यही बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सूटेबल फॉर जेट प्रोडक्शन सिस्टम? बैच प्रोडक्शन इज नॉट सूटेबल फॉर जेट प्रोडक्शन सिस्टम। बैच प्रोडक्शन इज, देख लें यही जवाब है, गलत तो नहीं कर रहा। डी है। अच्छा दोबारा देख लेते हैं, कोई और बताए जी, इसका जवाब ए बनता है या डी बनता है? हाँ डी बनता है। अच्छा अब तो मुख्तलिफ जवाब आना शुरू हो गए हैं, कोई सी भी कह दिया, किसी ने ए भी कह दिया, किसी ने डी भी कह दिया। और अब मुझे एक मिनट, मैं जरा इस किट में से देखूं। बैच, जॉबिंग, प्रोसेस, सर्विस। ओके, जॉबिंग प्रोडक्शन, प्रोसेस प्रोडक्शन पे तो होगा, सर्विस प्रोडक्शन पे भी होगा। असल में यहाँ पे बैच प्रोडक्शन का वर्ड
ही है, पर लेकिन कंफ्यूजन ये है कि जिट में हम बैच जो है वो बड़ा नहीं कर सकते, बैच साइज बड़ा नहीं हो सकता, बैच साइज स्मॉल होगा, बैच प्रोडक्शन हो तो सकती है। तो इसका जवाब बहरहाल मैंने अभी कंफर्म किया, इसका जवाब ए ही है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि बैच प्रोडक्शन यूजेस स्टॉक टू सप्लाई कस्टमर्स while other products are being produced and stocks are avoided in JIT system। तो बेसिकली वो स्टॉक को अवॉइड करने की फिलॉसफी से ए को ही राइट आंसर मान रहे हैं। बाकी चीजें जो है वो सर्विसेज से JIT पे होती हैं, क्योंकि सर्विसेज जिन लोगों ने सर्विसेज का है वो ये सुन लें कि सर्विसेज में तो वैसे ही ऐसा होता है कि जब आप सर्विस दे रहे होते हैं तो जो उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए होते हैं वही मंगवाते हैं। तो सर्विसेज वाला जवाब तो बिल्कुल ही गलत है। प्रोडक्ट प्रोसेस प्रोडक्शन तो वैसे ही ठीक है, और जॉब प्रोडक्शन भी समहाउ वही बात है कि जब आपको एक जॉब मिलती है तो आप उसके लिए मटेरियल बनाते ले, तो उसका आंसर बैच ही है। उसके बाद है जी कंपनीज दैट एम्ब्रेस TQM often split their cost into 4 categories। ये कैटेगरीज आपको अच्छी तरह आ गई होंगी अब तक। तो इसमें से इसका आंसर जो है वो एक कॉम्बिनेशन यहाँ पूछा हुआ है कि आप बताएं कि टीचिंग ट्रेनिंग स्टाफ इन इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी क्या है। तो आपको पता है ये प्रिवेंशन है, और रिप्लेसिंग फ्रॉम इन्वेंट्री अ डिफेक्टिव आइटम रिटर्न बाय द कस्टमर ये एक्सटर्नल फेल्योर है। स्क्रैपिंग एंड इन्वेंट्री डेलिबरेटली टेस्टेड टू डिस्ट्रक्शन ये आपका इंटरनल फेल्योर है। और लॉसेस ऑन द सेल ऑफ आइटम्स आइडेंटिफाइड एज losses on the sale of items identified as rejects ये अप्रेजल है। नहीं नहीं नहीं, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। स्क्रैपिंग एन आइटम इज अप्रेजल, ये अप्रेजल है, ये अप्रेजल है, ठीक है, ये अप्रेजल है। और ये जो रिजेक्ट्स है, लॉस ऑन सेल ऑफ आइटम आइडेंटिफाइड एज रिजेक्ट्स, ये इंटरनल फेल्योर है, ठीक है जी, ऐसा ही है। तो क्योंकि जो है ना डेलिबरेटली टेस्टेड का वर्ड, ये बेसिकली ये मैं मिस कर गया था, और बस इतना ही टाइम लगता है आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा गलत करने में। डेलिबरेटली टेस्टेड ये बेसिकली टेस्टिंग है, तो टेस्टिंग अप्रेजल में आती है। तो यहाँ पे इसका आंसर आपका बना बी, ये वाला कॉम्बिनेशन आपका बनेगा। तो ये MCQ बारह थोड़ी सी एफर्ट रिक्वायर कर रहा था, 2 से 3 नंबर का होना चाहिए आपका। उसके बाद फिर डेफिनेटली आपके कुछ ब्लैंक्स हैं, ब्लैंक्स में रेकमेंड नहीं करता। DPP कहाँ पे कॉमनली फाउंड होता है, ये पहले शायद किया था ग्रोसरी स्टोर में। बाकी जितनी भी रिटेल बिजनेस में होता है तो रिटेल बिजनेस इसमें से ग्रोसरी स्टोर ही है, बाकी रिटेल बिजनेस नहीं है। और उसके बाद फिर ब्लैंक्स हैं, फिर ब्लैंक्स हैं, फिर ड्रैग एंड ड्रॉप है, फिर टीयर रेशियो है, फिर लर्निंग कर्व का क्वेश्चन है, और फिर उसके बाद ये आप ऐसे ही निकाल लेंगे, ये भी हमने क्वेश्चन किया हुआ है कैप्लन का, इसको उसी तरीके से करेंगे 100। और अच्छा जरा एक दफा करें तो सही, मुझे लगता है इस क्वेश्चन को फिर कोई ना कोई गलत करेगा। आई नीड एन आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एटी 85% जी किया हुआ, आदिल ने बार बार किया हुआ है, बस अब तो सवाल देखा और जवाब बता दिया, कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं है। मुझे बस चलें इसमें ये बताएं कि जो टाइम टेकन लिखा हुआ है, सारों से मेरा सवाल है, ये टाइम टेकन एवरेज टाइम टेकन है, उस पर्टिकुलर बैच का टाइम टेकन है, टोटल टाइम टेकन है, ये टाइम टेकन क्या है? एवरेज है जी। देखा ना, अब जो है बाकियों ने कहा एवरेज है, एवरेज है, ये एवरेज नहीं है, निशान भी कह रहे हैं एवरेज है। उसने कहा टाइम टेकन टू प्रोड्यूस ईच ऑफ द फर्स्ट 4 बैचेस, यानी कि ईच ऑफ द फर्स्ट 4, ये टाइम अकेले फर्स्ट बैच का है, ये टाइम अकेले
सेकंड बैच का है, ये टाइम अकेले थर्ड बैच का है। तो ये अकेले ये एवरेज नहीं है। अच्छा, अब अगर आपने एवरेज निकालना हो तो एवरेज कैसे निकालोगे? तो एवरेज ऐसे निकालोगे कि इसको इससे मल्टीप्लाई करो, नहीं एक मिनट, जी आदिल जरा समझाएं जी, क्या किया आपने? सो मेरे ख्याल में तो ये यूं होना चाहिए, और आदिल जरा कंफर्म कीजिएगा क्योंकि आपने आंसर बताया, इसको 100 होना चाहिए, इसको 170 होना चाहिए, और इसको आपका 231 होना चाहिए, और फिर उसके बाद टोटल टाइम 9 और 8 और 289 होना चाहिए। और फिर इसको जब आप डिवाइड करेंगे टोटल को एक पे तो ये 100 आएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये 65 आएगा, और 231 को जब डिवाइड करोगे 3 पे तो ये फिर एवरेज आएगा। आदिल आपने ऐसे किया है या मैं गलत समझ रहा हूँ इस वक्त? हाँ ऐसे ही किया ना जी, ऐसे ही करना था। ये 72.25 आएगा, ये अब मैंने एवरेज निकाले हैं। तो आप देख लें कि अगर अभी भी आपको लर्निंग कर्व का क्वेश्चन तंग कर रहा है तो इसमें फिर कसूर आपका ही है। तो ये एवरेज अब मैंने निकाले हैं, ये इंडिविजुअल थे, ये टोटल है। अब मैं इसको करूंगा कि 100 इंटू आर इक्वल्स 72.25, तब जाके आर आएगा 85%। अगर आप वो जो इसको एवरेज ले लेंगे तो फिर आर 85% नहीं आएगा। तो हमारा आंसर आर 85% है जी। ये इंडिविजुअल है, और इंडिविजुअल का वर्ड कहाँ से सुनने को मिल रहा है आपको? अगर आप सवाल को शुरू से पढ़ लेते तो वो कह रहा था टाइम टेकन टू प्रोड्यूस each of the first four batches, each of the first four batches, each of the first four batches, so each। नुमान कह रहे हैं, मैं भी यही कह रहा था नुमान, फिर मैंने आपकी बात सही पढ़ी नहीं होगी। आपने कहा एवरेज है, नहीं आप तो ये नहीं कह रहे थे, आपने कहा ये एवरेज है सर। तो ये एवरेज तो नहीं है, ये तो ईच है, इंडिविजुअल है। आपको जवाब देना चाहिए था कि इंडिविजुअल है। नहीं ना नुमान, ये कम्युलेटिव एवरेज टाइम पर ये एवरेज टाइम नहीं है, ये उस बैच का इनफरादी टाइम है। यानी कि मैं यूं कहूंगा कि दूसरे बैच पे आपके इनफरादी तौर पे 70 मिनट लगते हैं। एवरेज तो 65 आ रही है, ये देख, एवरेज तो 65 आ रही है, दूसरे दो बैचों की कम्युलेटिव एवरेज तो 65 आ रही है, क्योंकि पहले पे 100 लगे, दूसरे पे 70 लगे, 170 हो गए, 170 तकसीम 2 एवरेज 65 आई। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग में गैप है। हाँ अब आपको समझ आई है, ठीक है। बस इतनी गलती होती है बस एग्जाम में भी। चलो जी शुक्र, आखिरी सफा आ गया। मैं यही सोच रहा था कि बस इसको खत्म करें। कंपनी कोटेशन दे रही है और लर्निंग कर्व है, मैं बस अब तो देख देख के भी उठा गया हूँ लर्निंग कर्व के क्वेश्चन। पता नहीं आप उगताए हैं या नहीं उगताए। उसके बाद बीपीआर का एक सवाल है कि मटेरियल हैंडलिंग का जो प्रोसेस है उसमें ये एक्टिविटीज हैं, मटेरियल रिक्विजिशनिंग है, परचेज रिक्विजिशनिंग है, प्रोसेसिंग परचेज ऑर्डर्स है, इंस्पेक्टिंग मटेरियल है, स्टोरिंग मटेरियल है, पेइंग सप्लायर है। अब वो कहते हैं प्रोसेस को हम री इंजीनियर कर सकते हैं, और हम क्या करेंगे, हम मटेरियल रिक्विजिशन डायरेक्टली अप्रूव्ड सप्लायर को भेज देंगे। ठीक है, तो जब आप मटेरियल रिक्विजिशन अप्रूव्ड सप्लायर को डायरेक्टली भेजोगे तो आपको ये जो परचेज रिक्विजिशनिंग की कॉस्ट है ये आपकी बच जाएगी, और परचेज ऑर्डर की भी बच जाएगी, इंस्पेक्शन के भी खर्चे बच जाएंगे। ठीक है, ये कुछ ना कुछ यानी कि आपने क्या किया, आपने वो जो पुराना प्रोसेस उसकी बजाय आपने एक सप्लाई अप्रूव रखा हुआ और उसका आप डायरेक्ट मटेरियल रिक्विजिशन भेज रहे हो। मैंने अभी तीनों पे क्वेश्चन मार्क लगाया, मैंने आपको कंफर्म नहीं कहा, मैं बस एक आपको गाइड करना चाह रहा था कि कुछ ना कुछ कॉस्ट बचेगी। अभी एग्जैक्ट हम देख लेते हैं। So which of the following cost reduction would be expected after re-engineering the material handling process? तो कहते हैं जी cost reduction due to elimination of administration involved in placing orders.
तो ये सेव होगी, ये रिड्यूस होगी, और मटेरियल इंस्पेक्शन की कॉस्ट रिड्यूस होगी, मटेरियल स्टोरेज की कॉस्ट रिड्यूस होगी। तो मुझे कौन बताएगा जी इसका जवाब? वो कहते हैं ये 3 कॉस्ट सेव हो सकती है अगर आप प्रोसेस को री इंजीनियर कर लें। तो इसका आंसर सी है, 2 एंड 3। आदिल कहते हैं डी है, ऑल। अच्छा, 1 एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट जो है वो इन प्लेसिंग ऑर्डर वो बच जाएगी, वो सेव हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। मेरे ख्याल में ये भी ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट भी रिड्यूस होगी, क्योंकि पहले आपको बार बार रिक्विजिशनिंग करनी पड़ी थी, बार बार ऑर्डर बनाने पड़ रहे थे। अब आपने अप्रूव्ड सप्लायर जो है वो रखा हुआ है, उसको आप डायरेक्टली जो है वो रिक्विजिशंस भेज देंगे। परचेज ऑर्डर की जो प्रोसेसिंग है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन इन सेंस ऑफ रिक्विजिशनिंग, वो आपकी बच जाएगी, कुछ ना कुछ कॉस्ट सेव होगी। तो ऑल ऑफ देम इज द मोस्ट appropriate आंसर। Which attempts to move away from traditional hierarchical organization structure in order to respond to the demand of customer service oriented business environment where quality is a key strategic variable to create the total quality management. So today we end up with all the questions from सीमा P2, बड़ा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है कैप्लन का। मोर लेस हमें ये बातें काफी हद तक पता भी थी। हम ओवरऑल पिछले 3 सेशन बड़ा एग्रेसिवली हमने बहुत मटेरियल कवर किया, तो आज डेफिनेटली हमें 50, 60, 70% चीजों पे ज्यादा सरप्राइज नहीं हुआ, फिर भी 5 से 10, 15% चीजों ने हमें तंग किया। तो दिस इज हाउ वी प्रोसीड। तो आई होप के पार्ट ए में अब मजीद आपको एग्जाम में इंशाल्लाह कोई ऐसा एम्बिगुइटी नहीं होगी। हम जितना अच्छा और जितना वैलिड रिसोर्स हम टच कर सकते थे वो हमने टच कर लिया, और इसके 2 फायदे हुए। एक तो एक रेंज ऑफ क्वेश्चंस हमें पता लग गई, और दूसरा डेफिनेटली अब ये चीज़ें हमारे डेटाबेस में अब चली गई हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट्स फीड हुए हैं, तो हमारा नॉलेज भी डेफिनेटली इनहेंस हो गया है और फ्रेश हो गया है एज कम्पेयर टू कि अगर हमने ये चीज़ें ना की होती तो हम अभी तक वहीं पे खड़े होते जहाँ पे पहले खड़े हुए थे। तो कल से इंशाल्लाह जी बड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बी जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। कल हम रेलेवेंट कॉस्टिंग और डिसीजन मेकिंग पे करेंगे सेशन। मैं कोशिश करूंगा कि सारा कवर कर लूँ, ना हो सका तो फिर अगला मिला के रिस्क और अनसर्टेनिटी का। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है जो कल और परसों मैंने कवर करने हैं। मशीन पूछ रही है स्क्रैप वैल्यू इन TQM प्लीज 1 मोर टाइम बता दें। स्क्रैप वैल्यू इन TQM, देखें स्क्रैप एक तो आपने ये पूरा नहीं पूछा। स्क्रैप वैल्यू, अगर आप ये किसी क्वेश्चन की तरफ इशारा दे रही हैं जो अभी ऊपर किया था तो मैं वहां पे चला जाता हूँ। वैसे स्क्रैप वैल्यू किसकी आप बात कर रहे हो? लाइक अगर आपने यूनिट बनाया और वो रिजेक्ट हो गया और वो आपको स्क्रैप करना पड़ा तो वो फिर इंटरनल फेल्योर है। और अगर आपने पोर्टल का फर्स्ट क्वेश्चन है, ओके, मुझे स्क्रीनशॉट भेज देते हैं, मैं उसमें से देख लेता, क्योंकि ना आप आगे पीछे जब तक कॉन्टेक्स्ट नहीं बताओगे तो मुझे अब फिलहाल तो मुझे समझ ही आ रहा है कि स्क्रैप वैल्यू इंटरनल है। सो क्या उसने इंटरनल गलत कर दिया था आपका? नशीन बताएंगी कि वो फर्स्ट गलत कर दिया था? तो जी जिशान, ये 80 पेजेस आपको थ्रू आउट पूरे कोर्स में हेल्प करेंगे। ये अभी अभी डेफिनेटली ये पूरा आपका P2 है ही, डिजाइन ही बेसिकली सीमा ICM में आपका SMA डिजाइन ही P2 के हिसाब से है। तो ये कंप्लीट रिसोर्स सारे MCQs आपको हेल्प करेंगे, सारे के सारे पेजेस। तो अच्छा नशीन, मुझे ये ना व्हाट्सएप कर दे, मैं व्हाट्सएप पे मजीद इसको रिस्पॉन्ड कर देता हूँ, क्योंकि मुझे अभी कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ने को नहीं मिल रहा। तो मैं सिंपल स्क्रैप वैल्यू के बेस पे जो है वो आपको कुछ नहीं बता सकता। वैसे तो मुझे इंटरनल ही लगता है, लेकिन इंटरनल क्यों नहीं है वो जो है उसमें कुछ हो सकता है। मुझे जरा चेक करना था, क्योंकि मुझे शायद अभी दिशान ने जो क्वेश्चन भेजा था जिसपे मैंने ये कहा कि ये क्वेश्चन टेक्निकली थोड़ा सा मेरे से गड़बड़ हुआ है, अगर ये उन्हीं क्वेश्चंस में से है तो फिर शायद उसी वजह से इसमें भी हुआ हो। तो अ, नहीं, ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है। एनीवेज मुझे व्हाट्सएप कर दे, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है जी।
ओके सो 11 बज गए और मुझे तो बड़ी नींद आ रही है, सुबह से मैं पढ़ा रहा हूँ और कल के सेशंस भी हैं कुछ। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, इंशाल्लाह कल गेट रेडी फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा थ्योरी, क्योंकि अगर आप खुद भी थोड़ा सा पढ़ के आएंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगी। तो कुछ पढ़ाइएगा रेलेवेंट कॉस्टिंग से मुतल्लिक, तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा नशीन मुझे बता रही है फाइनली, मैं जरा इसको फाइनली रिस्पॉन्ड करके फिर जाता हूँ। इंटरनल या एक्सटर्नल बता दें, तो ये इंटरनल है मेरे हिसाब से। देखिए, और मैं इसमें थोड़ा सा ये बता दूं कि एक्सटर्नल का कॉन्टेक्स्ट आ सकता है। लेट से आपने एक चीज स्क्रैप करके बाहर फेंक दी और वो उससे डैमेज हुई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो फिर ये एक्सटर्नल में भी आ सकता है। अदरवाइज अगर आपने स्क्रैप किया और वो बेच दिया तो फिर वो इंटरनल में ही होगा। तो बेसिकली स्क्रैप इज मेनली एन इंटरनल कॉस्ट। अगर आपने एनवायरनमेंट में स्क्रैप किया है, मटेरियल था, वेस्ट हो गया, आपने बाहर फेंक दिया है, सोसाइटी में पोल्यूशन कर दिया है, उस सेंस में वो एक्सटर्नल हो सकता है। अगर कोई ऐसा सवाल लिखा हो, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि सवाल की जो स्टेटमेंट्स होंगी वो मुझे थोड़ा सा आइडिया ज्यादा दे देंगी। तो अब इस पर मजीद बहस नहीं करते। मुझे पूरा क्वेश्चन जो है वो आप मैं अभी खुद ही देख लेता हूँ पोर्टल में से, मुझे आइडिया हो जाएगा। ठीक है जी, तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज, सी यू टुमारो।